सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया के 2021 से लेकर 2025 तक के क्वेश्चन पेपर में जो पॉलिटी से जो टॉपिक आए थे वो कवर करेंगे पिछले 5 साल के। इससे पहले मैंने आपको 2017 से लेकर 2020 तक के ऑलरेडी पॉलिटी के क्वेश्चंस करवा दिए थे। ये हमारा सीरीज़ का पार्ट 2 है, ठीक है। तो जिसने पार्ट 1 नहीं देखा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो आप 17 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो और 21 से 25 तक के भी। तो आपके अप्रॉक्स 8 साल के क्वेश्चन पेपर सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी के कंप्लीट हो जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन एंड विद एनालिसिस, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। पिछली बार हमने 2020 तक कवर किया था और 2021 के क्वेश्चन पे वो वीडियो एंड किया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 2021 के शिफ्ट 1 के क्वेश्चन में, जो पॉलिटी यूनिट 7, जो हमारा यूजीसी नेट जेआरएफ का यूनिट 7 है, वहाँ से जो क्वेश्चन आए थे वो। और ये एक थोड़ा सा मतलब मॉडरेट यूनिट माना जाता है, ना ज़्यादा इजी ना ज़्यादा टफ, लेकिन इससे बहुत सारे क्वेश्चन हर बार देखने को मिलते हैं। तो आप इसको डबल स्टार मार्क कर सकते हो इस यूनिट को। तो इस यूनिट को तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और अगर आप सिर्फ PYQs भी कर लेते हो 8 साल के, तो आपके बहुत सारे टॉपिक्स वहीं से कवर हो जाते हैं। तो पहला तो आपको आंसर दिख ही गया होगा। सो हाउ लॉन्ग कैन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट व्हेन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट फॉल्स वेकेंट। तो जो राष्ट्रपति के जाने पर उपराष्ट्रपति कितने टाइम के लिए उसका मतलब उसके रिप्लेसमेंट में रह सकता है, ठीक है। सो इसका आंसर है 6 महीने। तो वाइस प्रेसिडेंट का अगर प्रेसिडेंट मर गया है या प्रेसिडेंट इल है या इमरजेंसी की वजह से या किसी इम्पीचमेंट प्रोसेस की वजह से प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली हो गई है, तो वीपी जो है वो प्रेसिडेंट बन जाता है। और कब तक बना रह सकता है? मिनिमम मतलब मैक्सिमम 6 महीने के लिए ये वीपी जो है वाइस प्रेसिडेंट हमारे प्रेसिडेंट बने रह सकते हैं। और फिर 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा से प्रेसिडेंट के इलेक्शंस करवाने होते हैं। तो रीज़न क्या हो सकता है वैकेंसी का? मैंने आपको बताया डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल यानी इम्पीचमेंट, जब तक न्यू प्रेसिडेंट नहीं बन जाता, जब तक वाइस प्रेसिडेंट की भूमिका निभाते हैं। और जब तक वाइस प्रेसिडेंट है 6 महीनों के लिए, तब तक जो जितनी भी पावर प्रेसिडेंट के पास होती है, राष्ट्रपति के पास जितने पावर्स, जितनी इम्यूनिटीज़, जितने प्रिविलेजेस होते हैं, वो सारे पावर्स वाइस प्रेसिडेंट को भी 6 महीने के लिए मिल जाती है। और उसके इवन अलाउंसेस, भत्ता, एमिलमेंट, सैलरीज वगैरह भी वाइस प्रेसिडेंट को उतनी ही मिलती है। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन से। 2021 में जो पॉलिटी से ये क्वेश्चन आया था, सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस की देखरेख करना, उनको कंट्रोल करना, ठीक है, निगरानी रखना, ये सब कौन करता है? ये इलेक्शन कमीशन करता है, आपको पता ही है। कौन से आर्टिकल के तहत करता है? आर्टिकल 324 के तहत करता है। तो ये जो इलेक्शन कमीशन के पास ये आर्टिकल 324 के तहत जो पावर आई थी, वो इन्फोर्स कब हुई थी? क्या जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तभी इलेक्शन कमीशन भी बन गया था और तभी आर्टिकल 324 भी आ गया था क्या? तो यस। तो आपको पता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था? 26 नवंबर 1949, जो हमारे प्रेम्बल में डेट है। तो जिस डेट को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसी डेट को इलेक्शन कमीशन के पास भी इलेक्शन कंट्रोल करने की, इलेक्शन के सुपरिटेंडेंस की पावर आ गई थी, क्योंकि आर्टिकल 324 उसमें एडेड था ऑलरेडी। तो 26 नवंबर 1949 एंड इलेक्शन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नाउ अगैन अ वेरी इजी क्वेश्चन कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से अमेंडमेंट के तहत सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड ऐड हुआ था? तो 42nd अमेंडमेंट के तहत ऐड हुआ था 1976 में। और ये जो रिकमेंडेशन थी वो किसने दी थी? तो रिकमेंडेशन दी थी स्वर्ण सिंह कमेटी ने, विच मिसेस इंदिरा गांधी हैड स्टैब्लिश्ड फॉर द सेम पर्पस। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जो सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड हमारे प्रेम्बल में 42nd अमेंडमेंट के तहत ऐड हुआ है, तो वो किसकी रिकमेंडेशन पे हुआ था? तो स्वर्ण सिंह कमेटी। और स्वर्ण सिंह कमेटी किसने बनाई थी? इंदिरा गांधी ने बनाई थी। प्रेम्बल 40 clauses, 7th schedule and 14 additional articles that were added to the constitution were all modified by this amendment। तो इस अमेंडमेंट के तहत क्या क्या और अमेंडमेंट हुए? प्रियम्बल ऐड हुआ, 40 क्लॉसेज ऐड हुए, 7th शेड्यूल हुआ, 14 नए आर्टिकल ऐड किए गए। और आपको ये आर्टिकल सिर्फ एक बार ही देख जाना है, ज़्यादातर उन आर्टिकल के आगे ए वर्ड आ रहा है, ठीक है। सो आपको वो देख जाना है कि कौन कौन से आर्टिकल थे 42nd अमेंडमेंट के एक्ट के तहत ऐड हुए थे। तो आप एक बार उसको गूगल कर लेना। और स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे ही एक और चीज़ ऐड हुई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आपको बतानी है कि वो कौन सी चीज़ थी, ठीक है। सो कमेंट सेक्शन में आप बताना। इनमें से किसने कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो मैक्रोकॉस्म इन एक्शन है?
सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर ग्रैनवल ऑस्टिन ने बोला था। एक मैंने पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया की प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें मैंने रजनी कोठारी, ग्रैनवल ऑस्टिन, पार्था चटर्जी और जितने भी मायरन वीनर, ये जो थिंकर्स हैं, इनको मैंने आपको ट्रिक्स और कहानियों से याद करवा रखा है, जो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं और नहीं मिलेंगी। वो ट्रिक्स और कहानियाँ, ये मेरी गारंटी है। सो वो भी कहानियाँ और आप वहाँ से देख सकते हो। बस पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया की प्लेलिस्ट सर्च करो मेरे चैनल पे एंड यू विल गेट दैट। एंड उसमें मैंने आपको पूरी कहानी रजनीकांत से ये पढ़ाया है, रजनी कोठारी, तो ऑस्टिन का, अपने ग्रैनवल ऑस्टिन का अलग से पढ़ाया है। सो वो आपको देख लेनी है एक बार। माइक्रोऑर्गेनिज्म का क्वेश्चन, और ज़्यादा ग्रैनवल ऑस्टिन ने जो है, आपको पता भी है, उनका जो पूरा का पूरा थीसिस था जिस पे उन्होंने पीएचडी भी की थी, वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पे ही की थी। ठीक है, तो इंडिया की हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने पढ़ा था। फिर उनकी एक बुक भी है, हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये सारी चीज़ें ग्रैनवल ऑस्टिन से रिलेटेड हैं, और ग्रैनवल ऑस्टिन के बहुत सारे कोर्स आ जाते हैं, जैसे कि कॉब वेब मॉडल आ जाता है, और एक और कोट हमेशा आता है इसका। फिर कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन भी इन्हीं की बुक है ना, जो हमेशा आती है। और कॉर्नर स्टोन ऑफ अ स्टेशन लिख दिया, नेशन। देन कॉब वेब मॉडल नहीं था, उसका नाम था सीमलेस वेब। दोनों में वेब आ रहा था तो आई गॉट कंफ्यूज। सीमलेस वेब जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बोला है? ग्रैनवल ऑस्टिन ने ही बोला है। और कॉब वेब मॉडल जो था वो हमारा था जॉन बर्टन का। तो वेब आ रहा था तो मैंने इसमें गलत लिख दिया, सॉरी। सीमलेस वेब का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और यहाँ पे आपका कॉर्नरस्टोन नेशन। फिर आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को माइक्रोकॉस्म इन एक्शन किसने बोला है, ये भी याद रखना है। अब जो ये हमारा क्वेश्चन है, ये फाइनेंस कमीशन से, और आपसे बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सी है। ठीक है, इनकरेक्ट बतानी है। तो जो फाइनेंस कमीशन है उसका आर्टिकल 280 है, तो राइट। फाइनेंस कमीशन में एक चेयरमैन होता है और 2 मेंबर्स होते हैं, तो रॉन्ग। एक चेयरमैन होता है, ये सही है, लेकिन 2 मेंबर नहीं होते, 4 मेंबर होते हैं। अच्छा, अभी जो लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन है, हमारी 16th फाइनेंस कमीशन, उसका चेयरमैन कौन है? उसके चेयरमैन आपको पता होंगे, अरविंद पानाग्रिया। ठीक है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन शायद गलत हो सकता है। अरविंद जी है, बस इतना याद रखना। अरविंद पानाग्रिया जो है फाइनेंस कमीशन के 16th जो लेटेस्ट वाली है उसके फाइनेंस कमीशन के मेंबर हैं। इसमें फिर 4 फुल टाइम मेंबर्स भी हैं, जैसे कि आपके अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज, मनोज पांडा, सॉरी। ठीक है, ये 4 कुछ मेंबर्स हैं और मैंने आपको बताया। फिर इसके अलावा एक और हैं, चौथे, जो डॉक्टर सौम्या कांति घोष। ठीक है, और फिर फाइनेंस कमीशन में एक मेंबरशिप की अगर मैं बात करूँ तो एक सेक्रेटरी भी होते हैं, जो भी है ऋत्विक पांडे। तो कौन है? ऋत्विक पांडे अभी सेक्रेटरी है फाइनेंस कमीशन में। तो फाइनेंस कमीशन की मेंबरशिप क्या होगी? एक चेयरमैन, 4 मेंबर्स और एक सेक्रेटरी। तो ये इसलिए ऑप्शन गलत था, और ये हमारा बी ऑप्शन गलत है। तो हमें इनकरेक्ट ही पूछा है, तो बी तो हो गया, ए करेक्ट हो गया। फाइनेंस कमीशन सबमिट्स इट्स रिकमेंडेशन टू द पार्लियामेंट, तो नहीं। फाइनेंस कमीशन अपनी रिकमेंडेशन किसको देता है? प्रेसिडेंट को देता है, ना कि पार्लियामेंट को, तो ये भी गलत। देन द पार्लियामेंट इज, और फिर प्रेसिडेंट बाद में आगे पार्लियामेंट के सामने पेश करता है। पार्लियामेंट इज ऑथराइज टू डिटरमाइन द क्वालिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट एज अ मेंबर्स ऑफ द कमीशन। तो पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो जो फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स है उसको अपॉइंट कर सकती है, उसकी क्वालिफिकेशन को डिसाइड कर सकती है, मतलब अपॉइंट करने के लिए क्वालिफिकेशन डिसाइड कर सकती है। तो ये सही। तो आपसे इनकरेक्ट पूछा था, तो बी और सी इनकरेक्ट है, इसलिए आपका आंसर होगा बी एंड सी। और यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात हुई है, लेकिन जो कौन, अगर पूछा जाए कि फाइनेंस कमीशन और उसके मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, पार्लियामेंट नहीं करती। लेकिन हाँ, पार्लियामेंट क्या करती है? उस अपॉइंटमेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होगी वो डिसाइड कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ क्वालिफिकेशन कीवर्ड था, ना कि अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर ऑफ द कमीशन। अब आपको बताना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोकसभा के केस में एक्सक्लूसिव पावर्स लोकसभा के पास क्या होती है, मतलब जिसमें लोकसभा ज़्यादा पावरफुल होता है, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें लोकसभा पावरफुल ज़्यादा होता है, किसके कंपैरेटिवली? राज्यसभा के कंपैरिजन में। तो ये आपको बताना है करेक्ट। ये आपका मल्टीपल चॉइस ऑप्शन है, यहाँ पे आपके पास ये 4 ऑप्शन है, तो आप देख सकते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो मनी बिल है, और नो कॉन्फिडेंस मोशन के केस में लोकसभा ज़्यादा पावरफुल होती है। इमरजेंसी अगर लगानी है तो राज्यसभा और लोकसभा इक्वली पावरफुल है, दोनों में ही पास करना पड़ेगा इमरजेंसी के लिए। तो और प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट करना है तो लोकसभा अकेले नहीं कर सकती, लोकसभा और राज्यसभा इक्वली पावरफुल होती है प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के दौरान।
तो ये तो आपका गलत हो गया। यहाँ पे एक्सक्लूसिव पूछा था कि सिर्फ ऐसी पावर्स जो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास है, तो मनी बिल को इंट्रोड्यूस करना और नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास करना अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर इसका उल्टा क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे लोकसभा की जगह राज्यसभा लिखा हो, तो क्या बोलोगे? राज्यसभा के केस में एक्सक्लूसिव पावर क्या है? एक तो स्टेट लिस्ट पे बनाना, कोई भी अगर स्टेट लिस्ट में अमेंडमेंट है या कानून बन रहा है, तो स्टेट लिस्ट के जो मैटर्स है वो राज्यसभा के पास उसकी एक्सक्लूसिव पावर है, क्योंकि राज्य का मतलब क्या है? स्टेट, तो स्टेट लिस्ट पे होगी। और दूसरा, हमारी ऑल इंडिया सर्विसेज के केस में राज्यसभा के पास एक्सक्लूसिव पावर है। तो मैंने आपको दोनों ही बता दिए, लोकसभा भी बता दिया कि लोकसभा कौन से केस में ज़्यादा पावरफुल होती है और राज्यसभा कौन से केस में पावरफुल होती है। और ये आपकी एक्सप्लेनेशन कि एक बिल को किसी भी पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन जो मनी बिल होता है, ऑर्डिनरी बिल है तो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा। इमरजेंसी के टाइम पे अगर देखा जाए तो दोनों ही पावरफुल होते हैं, दोनों को मतलब इमरजेंसी जो है 6 महीने तक कंटिन्यू रहती है और दोनों ही हाउसेज अप्रूव करते हैं। आर्टिकल 75 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल कौन है? लोकसभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है? लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसलिए सिर्फ लोकसभा के पास ही पावर है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हटा सके थ्रू नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। तो आर्टिकल 75 क्लॉज 3 लोकसभा को ये पावर देता है। तो आर्टिकल भी याद कर लेना। और आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट से रिलेटेड है, प्रेसिडेंट को कैसे इम्पीच किया जाएगा, तो वो दोनों ही हाउसेस में मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी से पास करना होता है, तब इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन पास होता है। तो इस केस में लोकसभा के पास एक्सक्लूसिव पावर नहीं है, क्योंकि राज्यसभा भी इक्वली इन्वॉल्व होती है। तो अगर इम्पीचमेंट प्रोसेस पूछा जाए कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट प्रोसेस दोनों हाउसेस में इनिशिएट किया जाता है, कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 61। तो क्वेश्चन एक, और हमने चीज़ें याद करी कम से कम 5 या 6 चीज़ें हमने याद कर ली सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन से। सो यही बेस्ट तरीका होता है कोई भी PYQ करने का। सिर्फ PYQ में क्वेश्चन आंसर नहीं देखना होता है जैसे बाकी टीचर्स करवाते हैं, उसको पूरा एनालाइज करना, चारों ऑप्शन देखना और उसको दूसरे क्वेश्चन से लिंक करके देखना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है, जो मैं आपको अपनी हर PYQ में करवाती हूँ। तो हमने ऑलरेडी बहुत सारे यूनिट्स के PYQs कर लिए हैं और मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है PYQ के नाम से। 8-8 साल के PYQs कराए हैं, वो भी यूनिट वाइज कराए हैं, कहीं और आपको मिलेंगे भी नहीं शायद। तो यूनिट वाइज वो भी इतने ग्रेट एनालिसिस के साथ आप ज़रूर से देखिए, एग्जाम से पहले बहुत हेल्पफुल होंगे। अब एक सुप्रीम कोर्ट का एक आप बोल सकते हो केस आया था, आपने सुना होगा कितनी बार, KS पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो ये जो केस था वो किससे रिलेटेड था ये आपको बताना है। 2017 का ये केस है, तो आप सबको पता होना चाहिए। जो KS पुत्तुस्वामी केस है वो राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड है, जिसमें राइट टू प्राइवेसी को प्रोटेक्ट किया गया है एज ए इंट्रिंसिक पार्ट टू राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 एंड एज अ पार्ट ऑफ फ्रीडम। तो हमारे जो आर्टिकल 21 के तहत हमारा राइट टू प्राइवेसी का अधिकार है, तो ये भी याद रखना। और कौन सा केस था? KS पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था। सो ये आपके सामने, वैसे तो पहली ऑप्शन में आपको आंसर मिल गया, लेकिन और भी ऑप्शन थे। यूनियन गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया था, राइट टू प्राइवेसी को ऐड किया था। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि यूनियन गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके उसका राइट टू प्राइवेसी का प्रोविजन ऐड किया हो इस केस के तहत। तो ये केस सिर्फ इसकी केस की जजमेंट पूछ रहा है। तो ये लिखा भी है, आर्टिकल 21 कहता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। तो इस आर्टिकल के तहत हमने राइट टू प्राइवेसी को डाला। और पुत्तुस्वामी कौन थे? हाई कोर्ट के जज थे, 9 जज बेंच था जिसने ये अपनी जजमेंट दी थी। अब ये भी आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये मल्टीपल चॉइस ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके पास 1, 2, 3 या चारों स्टेटमेंट भी ठीक हो सकती हैं। तो आप वीडियो पॉज कर सकते हो और सोच सकते हो इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट ठीक है रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस बजटिंग। परफॉर्मेंस बजटिंग से अगर रिलेटेड कमीशन बताऊँ तो कौन सी है? हूवर कमीशन। कहाँ की है? USA की। तो हूवर कमीशन जो USA में आई थी, सबसे पहले परफॉर्मेंस बजटिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो लेकर आए थे। परफॉर्मेंस बजटिंग का मतलब क्या है कि जो पुराने साल की परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे हमें नए साल का बजट तैयार करना, सिंपल, ठीक है। परफॉर्मेंस नाम से ही समझ आ रहा है, जो पिछले साल जो बजट हमने तैयार किया था उसकी परफॉर्मेंस को मद्देनज़र रखते हुए, उसके प्रॉज एंड कॉन्स देखते हुए इस साल का बजट तैयार करना, ये परफॉर्मेंस बजटिंग कहलाता है। परफॉर्मेंस बजटिंग रिफ्लेक्ट्स हाउ वेल अ गवर्नमेंट एजेंट इज मीटिंग इट्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। और परफॉर्मेंस बजट का एक प्लस पॉइंट ये है, पॉजिटिव पॉइंट ये है कि हमें पता चल जाता है कि सरकार ने किस हद तक अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल किया, ठीक है। उनकी परफॉर्मेंस क्या रही पिछले साल के बजट में, अब हमें क्या सुधार लाने की ज़रूरत है, हमने कितने गोल्स ऑब्जेक्टिव्स पूरे किए, जो हमने पूरे नहीं किए वो इस साल के बजट में इंक्लूड करने हैं कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें परफॉर्मेंस बजटिंग से होती है। तो एक एक्स्ट्रा मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ दे दी। अभी 4 ऑप्शन है,
इट रिक्वायर्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ परफॉर्मेंस लेवल्स एंड कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो इसमें क्या हम परफॉर्मेंस लेवल्स को स्टैब्लिश करते हैं और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, तो येस परफॉर्मेंस लेवल्स को हम देखते हैं। देन अमाउंट ऑफ वर्क दैट इज डन इज मेजर्ड, तो कितना काम अभी तक हुआ उसको देखा जाता है, तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस तो देखेंगे ना कि कितना काम अभी तक हुआ। फिर क्वालिटी ऑफ और द रिजल्ट्स ऑफ दैट वर्क इज मेजर्ड। फिर उस जो परफॉर्मेंस बजटिंग में हम ये भी देखते हैं, जब हम नया बजट तैयार करते हैं पिछले साल के परफॉर्मेंस पे, कि पिछले बार की जो बजट था उसकी क्या क्वालिटी थी, क्या रिजल्ट आया, मतलब अपने गोल एंड ऑब्जेक्टिव अचीव किए कि नहीं। तो ऑब्वियसली ये भी परफॉर्मेंस का पार्ट होता है कि क्या रिजल्ट निकला क्या नहीं, तो ये भी मेजर करेंगे परफॉर्मेंस बजटिंग के टाइम पे, नया बजट बनाते टाइम। और चौथा, दिस इम्पैक्ट्स हाउ मच मनी अ डिपार्टमेंट विल रिसीव इन द फ्यूचर। और ऑब्वियसली अगर हम परफॉर्मेंस बजटिंग देख रहे हैं तो हम पिछले साल का बजट की परफॉर्मेंस देख रहे हैं, और उस बेसिस पे इस साल का जब बजट बनाएंगे तो हम ये भी तो देखेंगे ना कि किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा मिलना चाहिए। मान लो इस डिपार्टमेंट था, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स थी, उसको आपने पिछले साल 100 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन इस बार आप उसको सिर्फ 80 करोड़ दोगे क्योंकि इसने पिछली बार कुछ घपला किया था, या उस पैसे को उन्होंने सही से इस्तेमाल नहीं किया, या जो भी। तो इससे ये भी हमारे मनी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है कि अगली बार उस डिपार्टमेंट को कितना पैसा मिलेगा उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए। सो ये दिस इज ऑल्सो राइट, दिस इज राइट एंड दिस इज राइट। तो ये चार ही ऑप्शन परफॉर्मेंस बजटिंग के बारे में सही है। तो एक टॉपिक है आपका, इस टॉपिक से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ कवर हो गई एक ही क्वेश्चन में। अब आ जाते हैं ऑप्शन पे, ABCD ऑप्शन कहाँ पे है, तो आंसर नंबर 3 होगा इसका राइट आंसर, ABCD। ठीक है, यहाँ पे आपके बारे में ये लिखा हुआ है परफॉर्मेंस बजटिंग क्या होता है, मैंने सारा बता दिया। तो ये जो बजट होता है वो गवर्नमेंट यूज़ करती है, गवर्नमेंट बॉडीज़ और एजेंसी यूज़ करती है टैक्स पेयर फंड्स को लिंक करने के लिए और आउटकम ऑफ सर्विसेज को लिंक करने के लिए। किस चीज़ को, किसके साथ, फेडरल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट लेवल पे। मतलब कि जो सर्विसेज फेडरल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसका जो आउटकम आता है वो उसको लिंक किया जाता है टैक्स पेयर फंड्स के साथ। टैक्स कितना भरा लोगों ने, और आपने हमारे टैक्स का कहाँ इस्तेमाल किया, सदुपयोग किया या दुरुपयोग किया। तो परफॉर्मेंस बजटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पूछा जाए कि कहाँ से आया था ये कॉन्सेप्ट, तो USA से आया था। हूवर कमीशन पहली बार ये रिकमेंडेशन लेकर आई थी। अब आ जाते हैं 2021 के शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस पे, कि इनमें से कौन सी कंट्री ऐसी है जिसमें जुडिशियल रिव्यू का कोई प्रोविजन ही नहीं है, जहाँ पर जुडिशियल रिव्यू होता ही नहीं है। तो USA तो होगा, ऑब्वियसली हमने USA से जुडिशियल रिव्यू लिया है। स्विट्जरलैंड भी है, इंडिया में तो जुडिशियल रिव्यू है ही, आपको पता है आप इंडिया में रहते हो। UK में जुडिशियल रिव्यू का ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं। ठीक है, सो यहाँ पे आपका आंसर होगा UK हैज़ नो प्रोविजन फॉर जुडिशियल रिव्यू। ये आपका हो गया बोनस फैक्ट, इसको अब अच्छे से याद रखना, भूलना मत। इंडिया के ऐसे कौन से राज्य हैं जिनके पास सिर्फ लोकसभा की जो सीट्स होती है ना, रिप्रेजेंटेटिव्स है, वो इक्वल आते हैं। मतलब कि 3 ऐसे राज्य हैं, 3 या 4 जो भी आप बोलो, ठीक है, उन तीनों में लोकसभा के सेम नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ से एक स्टेट है स्टेट A, एक स्टेट है स्टेट B और एक है स्टेट C, तो अगर A स्टेट से 10 मेंबर आ रहे हैं लोकसभा में, तो B से भी 10 आ रहे हैं और C से भी 10 आ रहे हैं। तो ये बात हो रही है इस क्वेश्चन में। तो मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया। अब आप ऑप्शन देखो एक बार, ऐसे कौन से स्टेट है जिनका सीट या लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन सेम है। चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी, ये तो हो नहीं सकते। मणिपुर, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, काइंड ऑफ, अरुणाचल प्रदेश, गोवा एंड त्रिपुरा। दिस इज द राइट आंसर। अरुणाचल प्रदेश, गोवा एंड त्रिपुरा जो है लोकसभा में सेम नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं। अरुणाचल से, गोवा से और त्रिपुरा से सेम नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं हमेशा। अब कितने आते हैं वो आपको एक बार गूगल करना है और कमेंट सेक्शन में लिखना है। देन उत्तराखंड, नेपाल और नागालैंड और हरियाणा, ये तो एकदम नॉर्थ ईस्ट है। एक नॉर्थ का आ गया, ये नॉर्थ का आ गया, ये हमारा पहाड़ी इलाका आ गया। तो ये तीनों में कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है। पर हाँ, अरुणाचल, गोवा, त्रिपुरा, ये आपको याद रखना है। बस एक फैक्ट है, इसको रट लो एक बार, हो जाएगा। वैसे तो देखो 5 स्टेट है, मैं आपको 5 स्टेट बता देती हूँ। एक अरुणाचल है, एक गोवा है, एक मणिपुर है, एक मेघालय है और एक त्रिपुरा है। ये 5 स्टेट में लोकसभा में सेम नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं। ऐसे याद कर लो, AGMMT, ठीक है, TM² भी लिख सकते हो, है ना, M² यानी कि M2M लिख सकते हो, या 2 बार M आ रहा है, जो भी, ठीक है। तो मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और AG आप ऐसे बोलते हैं जैसे हस्बैंड को बोलते हैं AG OG, तो वैसे AG याद कर लो। और अरुणाचल प्रदेश, गोवा, वैसे तो A से और भी स्टेट्स के नाम है, इसलिए मैं आपको बस एक ऐसा ट्रिक बता दिया थोड़ा सा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत भी इसका ये याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मेघालय है, त्रिपुरा है, ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं जहाँ से आपको इक्वल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल रहा है। बस एक गोवा ही ऑड वन आउट है थोड़ा सा, तो इसको आप याद रख सकते हो।
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप हमेशा हमेशा आते हैं ऐसे क्वेश्चन। और अगर आपने अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं किया है तो एक बार या बस एक गूगल पे चार्ट सर्च कर लो, कंपैरेटिव चार्ट, और देख लो कि कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के पास है, और कौन से फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स यानी कि जो फॉरेनर्स हमारी कंट्री में आते हैं उनको भी हम सेम राइट दिए गए हैं। तो राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, यस, तो जो फॉरेनर है और हम हैं, ठीक है, तो दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी है, ये फंडामेंटल राइट होगा हमारा भी और नॉन सिटीजन्स का भी, ठीक है। राइट टू फ्रीडम, अब आज़ादी का अधिकार तो सबको है ना, चाहे मैं हूँ या फॉरेन से कोई हमारे देश में आ रहा है, ठीक है, मेहमान आए हमारा, तो हम उसको भी तो आज़ादी उतनी ही देंगे, अपॉर्चुनिटी तो हम उसको भी उतनी ही देंगे, तो 1 और 2। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में उनके पास नहीं है, एम्प्लॉयमेंट अपने सिटीजन्स को के लिए ही है ज़्यादातर। देन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है, तो अगर हमें एजुकेशन का अधिकार है, अब आप खुद सोचो कि जो फॉरेन से बच्चे पढ़ने आते हैं इंडिया में, तो वो यहाँ पे पढ़ते तो हैं, ठीक है, और ज़्यादातर फॉरेन बच्चे क्रिश्चियन होते हैं, ठीक है, तो मान लो क्रिश्चियन का कल्चर है वो भी वो निभाते हैं, तो ये राइट्स हम दोनों को मिले हुए हैं, कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स, तो सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स। अच्छा, अगर ये देखा जाए तो राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो सिर्फ सिटीजन्स को मिलती है, क्योंकि अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी हम सबको ही दे देंगे, फॉर एग्जाम्पल इक्वल अपॉर्चुनिटी हम सबको ही दे देंगे, तो क्या होगा, इससे उनको जो बाहर आ रहे हैं और सिटीजन्स के लिए फिर जॉब नहीं बचेंगी, ठीक है, उनको भी उतने मिल रहा है, हमें भी उतने मिल रहा है, और तो ये हमारा ऑप्शन तो इसमें गलत हो जाएगा, तो मुझे अभी याद आया। एंड देन राइट टू फ्रीडम उनके पास भी है, नो डाउट, लेकिन राइट टू फ्रीडम अगर हम आर्टिकल 19 में देखें तो देखिए, तो हमारे आर्टिकल 19 में हम 6 फ्रीडम की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम टू मूव, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो वो उनके पास भी है, लेकिन फ्रीडम टू मूवमेंट और असेंबली बनाना है, फ्रीडम टू एसोसिएशन उनके पास नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम एक्सेप्शनल केस डालें तो ये फंडामेंटल राइट जो है वो सिर्फ सिटीजन्स के पास है। राइट टू फ्रीडम के कुछ एस्पेक्ट फॉरेनर्स भी यूज़ करते हैं, लेकिन सारे नहीं, तो इसलिए 2 भी गलत हो जाएगा एक तरीके से। कल्चरल एजुकेशनल राइट्स हो सकते हैं और राइट टू इक्वालिटी भी हो सकता है। तो राइट टू इक्वालिटी मतलब समानता का अधिकार तो सबको ही है, ठीक है। तो बस सबको क्या करना है, आपको एक मतलब बॉक्स में चार्ट लेके एक तरफ सिटीजन एक नॉन सिटीजन के अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है या स्क्रीनशॉट ले लेना है, आपको ग्रुप गूगल पर आराम से मिल जाएगा। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसमें सुधार लाने के लिए, मतलब अगर इंडिया के जुडिशियल सिस्टम में सुधार लाना है तो उस फैक्टर को कंसिडर ना भी करें तब भी चलेगा, नॉट पूछा है। तो अगर हमारा जुडिशियल जो प्रोसेस है अगर वो इनएक्सेसिबल है, मतलब हम उस तक पहुंच ही नहीं पा रहे, या हमारा जुडिशरी है, हमारे कोर्ट का जो सिस्टम है वो स्लो है, तो इस केस में हमें रिफॉर्म की ज़रूरत होगी क्या, सुधार लाने की ज़रूरत होगी क्या, तो ऑब्वियसली सुधार लाने की ज़रूरत होगी। अब हमें पूछा नहीं, ठीक है, कि किस केस में हमें सुधार लाने की ज़रूरत नहीं है, तो इस केस में तो है, तो ये फर्स्ट हमारा ऑप्शन जो है हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये सही है। सेकंड, द एंटिक्वेटेड नेचर ऑफ कोर्ट प्रोसीजर एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। एंटिक्वेटेड यानी कि जो बहुत पुराना सड़ा गला ट्रेडिशनल प्रोसेस यूज़ कर रही है अगर कोर्ट, जो इतने साल पुराना, अब जब चीज़ें चेंज हो गई हैं, कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया, बदलाव आ गया सोसाइटी में, तो कोर्ट का भी नेचर चेंज होना चाहिए, एंटिक नेचर नहीं होना चाहिए, उसकी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और कोर्ट प्रोसीजर बदले जाने चाहिए। तो ये भी आपका 2 ऑप्शन भी सही है कि इस केस में भी सुधार लाने की ज़रूरत होती है। अगर आपके फ्लॉज मतलब होते हैं त्रुटि, एरर, अगर आपके प्रोसीजरल लॉ में त्रुटियाँ हैं, एरर है, तो उस केस में सुधार लाना पड़ेगा क्या, तो लाना पड़ेगा। लेकिन पीआईएल तो पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है, तो इस केस में सुधार लाने की ज़रूरत क्या, पीआईएल में तो खुद में ही अच्छी बात है, तो ये तो पीआईएल तो होना ही चाहिए, है ना। तो ये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये जो हमें पूछा नॉट अफेक्ट द, कौन से आर्टिकल में ये बोला गया है कि जो प्रेसिडेंट है उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे ही काम करना पड़ेगा। और अगर आपको लग रहा है यहाँ पे नॉट लिखा है तो ये आप फिर से सही से पढ़ो, इसका मतलब वो ये हो रहा है जो मैंने बोला कि प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस पे काम करना पड़ता है। और यहाँ पे लिखा है कि प्रेसिडेंट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड और एडवाइस के बिना काम नहीं कर सकता। तो कान इस तरफ से पकड़ो, सीधा पकड़ो, या कान घुमा के पकड़ो, बात तो सेम ही है ना। तो इसका मतलब सेम ही है, कैन नॉट एक्ट, और यहाँ लिखा हो प्रेसिडेंट जो है एड एंड एडवाइस, क्योंकि यहाँ पे विदाउट भी आ रहा है ना, इसलिए पूरा पॉजिटिव सेंस ही जा रहा है। तो कौन सा आर्टिकल है जिसमें प्रेसिडेंट के लिए ये बोला जाता है, तो आर्टिकल 74। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आपका एक्सप्लेनेशन। फॉर विच पर्पज वॉज द कैबिनेट मिशन सेंड टू इंडिया, कैबिनेट मिशन इंडिया में क्यों भेजा गया था, आपको बताना है। ये मल्टीपल ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। पहला, टू स्टैब्लिश ए नेशनल गवर्नमेंट, तो कैबिनेट मिशन हमने भेजा नेशनल गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करने के लिए, तो ये सही है। टू वर्क आउट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ पावर, और हमें पावर ट्रांसफर यानी कि ट्रांसफर ऑफ पावर
से रिलेटेड काम करना चाहते थे। कैबिनेट मिशन ट्रांसफ़र ऑफ पावर के लिए भेजा गया था, यानी कि इंडिया को हम आज़ादी दे रहे हैं, अब हम ब्रिटिशर्स जो है हम वो इंडिया छोड़ के चले जाएंगे और हम इंडिया को अब पावर सौंप देंगे कि इंडिया जो है खुद अपने आप को रूल कर सके। तो उसकी बात हो रही है, तो ये भी सही, ये भी सही। अब बात करें तो स्प्रिंट्स द इंटेंसिटी ऑफ नेशनल मूवमेंट। तो कैबिनेट मिशन इसलिए भेजा गया था ताकि जो वहाँ पे नेशनल मूवमेंट चल रहे थे इंडिया में तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ, उसको दबाने के लिए। तो ऐसा नहीं था। देन अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू बी इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया जाएगा और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसको इलेक्ट कौन करेंगी, प्रोविंशियल असेंबली से इलेक्ट करेंगी। कैसे इलेक्ट करेगी, पीआर सिस्टम के थ्रू इलेक्ट करेगी, ऐसा कैबिनेट मिशन ने बोला था। ये भी आपका सही, तो आंसर 3A-B-D विल बी द राइट आंसर। तो ये आपको देख लो 1946 में कैबिनेट मिशन आया था ताकि ब्रिटिशर्स जो है इंडिया को पावर ट्रांसफ़र कर सके और इंडिया अपनी यूनिटी और इंडिपेंडेंस को अचीव कर सके। और अगर आपको याद हो तो कैबिनेट मिशन से जस्ट पहले 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक चल रहा था, है ना। 1939 से 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो उनको ये भी बोला गया था अगर आप हमारा आर्मी का साथ देते हो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो हम आपको 47 या 46 तक इंडिपेंडेंस दे देंगे। तो ये भी एक कैबिनेट मिशन के पीछे की चालाकी थी। अब आपको सारे अमेंडमेंट्स की डेट बतानी है, ठीक है। ये PYQ है, मैंने नहीं बनाया। PYQ में ऐसे क्वेश्चन भी आजकल आ रहे हैं। 42nd अमेंडमेंट सबको डेट याद रहती है 1976। 44th अमेंडमेंट ऑब्वियसली इसके बाद हुआ होगा तो 78। मतलब ये बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर आपको ईयर एक का भी नहीं याद ना, पर आपको ये तो पता है ना कि पहले कौन सा हुआ, दूसरा कौन सा हुआ, तीसरा कौन सा हुआ, चौथा कौन सा हुआ, तो ऑब्वियसली सबसे पहले 15th अमेंडमेंट हुआ होगा। सबसे छोटा नंबर 15th है और यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है भाई, तो 63 है। तो ऑब्वियसली 15th अमेंडमेंट C का 2 ही होगा, है ना। और इसको क्रोनोलॉजी में लगा दो कि 15 सबसे छोटा है, यहाँ पे ये 63 में, क्योंकि जो पहले अमेंडमेंट हुआ है वो पहले आया होगा साल वाइज, ठीक है। और ये आपको ये इसके बाद 38 आया होगा। 38 जो दूसरा नंबर सबसे छोटा है वो 1975 है। फिर 42nd 76 सबको पता ही है। 48 उसके 2 साल, 44 उसके 2 साल बाद 78 में आया था। अब ये तो हो गया क्वेश्चन, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा देख भी लेते हैं। एक्सपेक्टेड सेकंड अमेंडमेंट सबको ऑलमोस्ट पता ही है, इंदिरा गांधी के टाइम पे ये आया था और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हम इसको बोलते हैं। और इंदिरा गांधी उस टाइम पे कांग्रेस को हेड कर रही थी और उन्होंने ही इसमें क्लॉजेस वगैरह ऐड किए थे। 44th अमेंडमेंट आया था और उससे 42nd अमेंडमेंट के बहुत सारे जो प्रोसीजर्स थे या मतलब जो प्रोविजन अमेंडमेंट हुए थे उसमें चेंजेस किए थे। 1978 वाले में 42nd अमेंडमेंट के बहुत सारे अमेंडमेंट्स को खारिज कर दिया गया, नलीफाई कर दिया गया। जो 42nd अमेंडमेंट ने कुछ नए आर्टिकल ऐड किए थे वो भी हटा दिए गए। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। और इसमें सेफ गार्ड्स 44th अमेंडमेंट किस चीज़ के लिए जाना जाता है, टू प्रोवाइड सेफ गार्ड अगेंस्ट द रीअक्रेंस ऑफ द टेंडेंसी टू टेक ओवर द फंडामेंटल राइट्स बाय द मेजॉरिटी इन द फ्यूचर, कि मेजॉरिटी में फ्यूचर में कभी भी कोई भी फंडामेंटल राइट्स हमसे छीन ना पाए। और बहुत सारी चीज़ें हुई थी। आपको 42nd और 44 तो आपको पता ही होना चाहिए। बाकी 2 अमेंडमेंट यहाँ पे जो बहुत कम लोगों को पता होते हैं, तो 15th और 38 इसको सही से डिस्कस कर लेते हैं। 15 अमेंडमेंट में जो मेजर रिकमेंडेशन या मेजर अमेंडमेंट ये हुआ था कि इनेबल द हाई कोर्ट टू इशू रिट्स, जो हाई कोर्ट है वो रिट्स इशू कर सकता है। आर्टिकल आपको पता है कि 226 में, टू एनी पर्सन और अथॉरिटी इवन आउटसाइड द जुरिडिक्शन ऑफ इट्स टेरिटरी। टेररिस्ट आगे यहाँ पे गलती से टेरिटरी होना था, कि हाई कोर्ट जो है अपनी जो कार्य क्षेत्र है ना, जुरिडिक्शन है, उसके बाहर जाकर भी रिट, जो अगर कोई पर्सन उसके कार्य क्षेत्र में नहीं आता या कोई केस उसके जुरिडिक्शन में नहीं आता, फिर भी हाई कोर्ट वहाँ पे रिट को इशू कर सकता है। अगर कब कर सकता है, इफ़ द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेज विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्रीज। लेकिन अगर जो वो हुआ है, क्राइम हुआ है, वो आपके इलाके में हुआ है, लेकिन जिस बंदे के साथ वो क्राइम हुआ है वो बाहर से आया था आपके स्टेट में, तो अगर ये नहीं बोलोगे ना कि ये बंदा असम का था और ये आया था यहाँ पे मान लो यूपी में, ठीक है, तो असम का बंदा यूपी में आया रखा था, अब यूपी में उसके साथ कोई कांड हो गया, तो अब ये थोड़ी बोलेंगे कि तू असम जाके केस फाइल कर, नहीं ना। तो हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन में असम का केस नहीं आ सकता, लेकिन उसी के अगर एरिया में उसके हुआ है, या अगर जिस पर्सन के साथ हुआ और जो क्रिमिनल था, अगर वो दोनों ही अलग अलग स्टेट से थे, लेकिन उन दोनों ने कांड जो किया वो यूपी में किया, तो यूपी की हाई कोर्ट उसको सुन सकती है। ऐसा 15th अमेंडमेंट में बोला गया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है ये। हाई कोर्ट जजेस इंक्रीज देयर रिटायरमेंट एज फ्रॉम 60 to 62 ईयर्स। और दूसरा अमेंडमेंट जो 15th अमेंडमेंट के तहत हुआ वो ये कि जो हाई कोर्ट की जजेस की जो एज थी, रिटायरमेंट एज, वो 60 साल होती थी, फिर उन्होंने 62 यानी कि 62 ईयर्स कर दी गई। तो ये 2 मेजर अमेंडमेंट हुए थे 15th अमेंडमेंट में। और ये कब की बात है, अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया 1963, तो 60 से 62 बढ़ाई और 62 के बाद क्या आता है 63।
तो 63 में ये हुआ था। ऐसे थोड़ा सा घुमा के हमने इसका डेट भी याद कर ली। 38th अमेंडमेंट आता है 1975 का, ये अमेंडमेंट है जो हमने पढ़ा, जो इमरजेंसी के टाइम पे ये अमेंडमेंट आया गया था। और इस अमेंडमेंट के तहत डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी जो थी वो बोला गया था कि मेड द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी फाइनल एंड कंक्लूसिव, कि अगर कोई भी हम इमरजेंसी डिक्लेयर करती है पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट, तो वो इमरजेंसी जो है फाइनल और कंक्लूसिव मानी जाएगी। इन पर्टिकुलर इट कॉडिफाइड एंड एनलार्ज द स्टेट पावर, और इससे स्टेट की जो पावर थी फंडामेंटल राइट्स को रिमूव करने की वो भी बढ़ा दी गई, कि हम अगर चाहें तो इमरजेंसी के टाइम पे क्या कर सकते हैं कि जो सिटीजन्स है उसका कोई भी फंडामेंटल राइट छीन भी सकते हैं। तो इमरजेंसी से रिलेटेड अगर कोई अमेंडमेंट था तो वो था 38th अमेंडमेंट 1975, क्योंकि 1975 में इमरजेंसी लगी थी, तो आपको याद होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन है असर्शन और रीजनिंग का। माउंटबेटन प्लान जो है वो 13 मई 1947 में आया था। रीज़न दे रखा है कि क्योंकि 13 मई को इसलिए आया क्योंकि ऑन जुलाई 18 1947 ब्रिटिश पार्लियामेंट रेटिफाइड द माउंटबेटन प्लान एज द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947। तो इसमें बोला गया, एक तरफ यहाँ पे एक फैक्ट दिया गया है, माउंटबेटन प्लान को इस महीने में अनाउंस किया गया, और इसमें लिखा है कि 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने माउंटबेटन प्लान को रेटिफाई किया और क्या किया, इंडिया ऑफ इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 लेकर आए। तो दो अलग फैक्ट्स है, और तो इसलिए दोनों ही ट्रू है, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, तो इसका ऑप्शन 2 होना चाहिए। ऑल्सो माउंटबेटन प्लान आप सबको पता ही है क्यों आया था, इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए आया था। ये हमारे लास्ट वर्ड्स रहे थे। इनको भेजा किसने था, तो क्लेमेंट एटली ने भेजा था। क्लेमेंट एटली ने, जो कि उस टाइम पे ब्रिटिश पीएम हुआ करते थे, तो उन्होंने इनको ये लास्ट वाइसराय जो माउंटबेटन को भेजा था कि जाओ और इंडिया को आज़ाद करके आओ। तो अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखें तो माउंटबेटन जो है उनको इंडिपेंडेंट बोला गया कि जो जितने भी प्रोविंसेस हैं उनको आप इंडिपेंडेंट सक्सेसर स्टेट्स डिक्लेयर कर दोगे, और उनको ऑप्शन दोगे कि आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन करना है कि नहीं। तो ये एक फड्डा था जो स्यापा हो गया था कि उनको ऑप्शन दे दिया कि तो ज्वाइन करना चाहते हो नहीं करना चाहते आपके ऊपर है। और इसी को हम इस जो स्ट्रैटेजी इन्होंने अपनाई थी ना ब्रिटिशर्स ने, उनको ऑप्शन देने की कि ज्वाइन करना है नहीं करना, तो उसको बोलते हैं डिकी बर्ड प्लान। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक अच्छा कीवर्ड है, आपको याद रखना है। माउंटबेटन प्लान से डिकी बर्ड प्लान, ये क्या है, एक स्ट्रैटेजी है जो कि ब्रिटिशर्स ने अपनाई थी जो उनको चॉइस देने की, टू ज्वाइन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग है। एक तरफ आपकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, एक तरफ है उसके फीचर्स। तो कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कौन सा फीचर होता है। अगर कैबिनेट गवर्नमेंट हो तो क्या होता है, कैबिनेट गवर्नमेंट के केस में हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो ए का 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है, और फोर्थ ऑप्शन भी एक बार ही देख लेते हैं, ए का 2 यहाँ नहीं, एक में ही है। ठीक है, फिर प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट देखें तो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट जहाँ होती है वहाँ सेपरेशन ऑफ पावर्स का प्रिंसिपल होता है या फीचर देखने को हमें मिलता है। फेडरल गवर्नमेंट के केस में हमें डिवीजन ऑफ पावर देखने को मिलता है। ये मैंने आपको बहुत बारीक कितनी बार समझा रखा है, फेडरलिज्म और डिसेंट्रलाइजेशन का डिफरेंस। तो फेडरल का मतलब है डिवीजन ऑफ पावर, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है सेपरेशन ऑफ पावर। फिर यूनिटरी गवर्नमेंट जहाँ होती है तो सारी पावर एक के ही हाथ में होती है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर होता है, तो डी का 3। ठीक है, जो आपको अगर इन चारों में से आपको कोई एक भी नहीं पता था तो उसको लिख लो और याद कर लो। ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन। कैबिनेट गवर्नमेंट को हम पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट भी बोलते हैं, और इसमें प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है पार्लियामेंट के पास। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल होता है, जिसमें हम डाइवर्स पावर्स का डिवीजन करते हैं प्रेसिडेंट। और सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब जैसे मैंने आपको पहले भी कितनी बार बताया है, लेजिस्लेटिव, एक्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल ब्रांचेस में अगर डिवाइड की जाती है पावर को तो उसको सेपरेशन ऑफ पावर बोलते हैं, कि इसकी पावर अलग है, एग्जीक्यूटिव की पावर अलग है, जुडिशरी की पावर अलग है। इसको लॉ बनाने हैं, इसको इम्प्लीमेंट करने, और इसका जुडिशरी उस लॉ को इंटरप्रेट या जजमेंट करेगी। ठीक है, तो ये सबका इनका क्या हो गया, सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, सबको अलग अलग पावर दे दी। तो ये कौन से गवर्नमेंट में होता है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। देन फेडरल गवर्नमेंट में डिवीजन ऑफ पावर्स होता है, सेंटर और स्टेट के बीच में जब पावर डिवाइड की जाती है, जो जैसे आप 3 लिस्ट देखते हो हमारे यहाँ पे। और यूनिटरी मतलब तो आपको पता है कि सारी पावर नेशनल गवर्नमेंट के पास होती है, कोई भी डिवीजन ऑफ पावर नहीं होता। सो अब हमने ऑलमोस्ट आधे घंटे में 2021 के क्वेश्चन पेपर ख़त्म कर लिए, जो पॉलिटी से आए थे जो क्वेश्चंस। अब आ जाते हैं 2022 में शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस पे। हु अमंग द फॉलोइंग असेंबली वाज द चेयरमैन ऑफ द एडवाइजरी कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो एडवाइजरी कमेटी बनाई गई थी उसके चेयरमैन कौन थे, आपको बताना है। सो द करेक्ट आंसर इज वल्लभ भाई पटेल। ऐसे इसी क्वेश्चन से आपको समझ लेना कि जितनी भी कमेटीज बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो सबका चेयरमैन आपको पता होना चाहिए। जैसे इनका स्टीयरिंग कमेटी था,
यहाँ पे सेंटर की कमेटी इनको दी गई थी या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, वो सब सारी आपके कमिटीज़ को याद रखना है। आपको बताना है कि आर्टिकल 169 में क्या लिखा है। तो आर्टिकल 169 बेसिकली किस चीज़ के बारे में है, तो आर्टिकल 169 में ये मेंशन है कि आप जो है स्टेट की किसी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश कर सकते हो और क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दे रखा है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट मतलब हमारी विधान परिषद, एक विधानसभा होती है, एक विधान परिषद होती है। तो स्टेट की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उसको अबॉलिश करना या उसको क्रिएट करना, ये कहाँ पे लिखा है, आर्टिकल 169 में लिखा है। अभी आपका पूरा का पूरा जो जैसे कि जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 169 मेंशन है वैसे का वैसा मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है, आप पढ़ सकते हो पूरा आर्टिकल। बस इसमें एक चीज़ ये नोट डाउन करने वाली है, इसको मतलब ये मत सोचना कि आर्टिकल 168 की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। ये आर्टिकल 169 में जो आर्टिकल 169 का क्लॉज 1 और क्लॉज 2 है, इस क्लॉज 1 में क्या रेफर किया जा रहा है, आर्टिकल 168 को रेफर किया जा रहा है 169 को समझाते वक्त, और क्लॉज 2 में क्लॉज 1 को रेफर किया जा रहा है क्लॉज 2 समझाते वक्त। तो रेफर उसको हम कर रहे हैं, लेकिन है ये आर्टिकल 169। और इसमें बोला गया है कि अगर आप, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती हैं वो हर स्टेट में नहीं होती, वो पूरा स्टेट के ऊपर है कि उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए है, नहीं चाहिए, अबॉलिश करना है, ख़त्म करना है या क्रिएट करनी है। तो अगर क्रिएट या अबॉलिश करना है तो आपको असेंबली, जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली है यानी कि विधानसभा, उसकी मेजॉरिटी, मतलब अगर मेजॉरिटी और दूसरा टोटल मेजॉरिटी ऑफ द हाउस, जो मतलब पूरी असेंबली में जितने लोग हैं, जैसे मान लो 100 है तो 100 में से कम 50 उस दिन प्रेजेंट होने चाहिए और उस 50 का भी 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। तो 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द असेंबली प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो ये आपका वो बता रखा है कि कितना प्रतिशत वोट और कितना किस मेजॉरिटी से आप लेजिस्लेटिव काउंसिल बना सकते हो। 169 में बता रखा है अबॉलिशन और क्रिएशन किस मेजॉरिटी से होगा, और उसका क्लॉज 2 भी बता रखा है कि ये जो अमेंडमेंट किया जाएगा उसको वो नेसेसरी होगा टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द लॉ, एंड उसमें हम सप्लीमेंटल प्रोविजंस भी डाल सकते हैं, इंसिडेंटल प्रोविजन भी आ सकता है, और कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजन भी ऐड किया जा सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए लॉज बनाते टाइम। और इस आर्टिकल के तहत जो लॉ बनाया जाएगा वो आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आता, ठीक है। तो इसको हम अमेंडमेंट नहीं मानेंगे कि आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट हुआ है। अगर आर्टिकल 169 में कोई चेंज हो रहा है, प्रोविजन बन रहा है, विधान परिषद बनाई जा रही है या उसको अबॉलिश किया जा रहा है, तो उसके लिए जो भी प्रोविजंस बनाए जा रहे हैं उसको लॉ माना जाएगा, ना कि अमेंडमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको ख़त्म यहाँ पे, ये वर्ड मैंने इस पर ज़्यादा टाइम इसलिए दिया क्योंकि एक यूनिक आर्टिकल है और ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है तो फिर से आने के चांसेस हैं। Next question, which among the following is incorrect about Vice President of India while he discharges the function of the President। तो जब हमने ये वीडियो स्टार्ट किया आज, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो ये था ना कि प्रेसिडेंट जो है, जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट बन सकता है अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो गई हो, वो इल हो गया हो या कोई भी कंडीशन हुई हो। अब जब वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा तो उसके पास वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो पहले आप निकाल लो कि कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, तो जो कर सकता है और लास्ट में जो पता चला कि नहीं कर सकता वो इनकरेक्ट हो जाएगा और वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो हम पहले करेक्ट वाले ढूंढ लेते हैं तो इनकरेक्ट अपने आप निकल जाएगा। तो पहला, ही विल परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द हाउस ऑफ द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि हमारा राज्यसभा। तो क्योंकि आपको पता है वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। तो जब वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा तो क्या तब भी वो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहेगा या चेयरमैन रहेगा काउंसिल ऑफ स्टेट्स का और वहाँ की भी ड्यूटीज परफॉर्म करेगा। तो एक बात सोचो, एक ही बंदा जो वाइस प्रेसिडेंट है और वही बंदा वो प्रेसिडेंट बन गया है, तो क्या वो राज्यसभा की भी ड्यूटी करे और अपना प्रेसिडेंट का भी धर्म निभाए? ऐसा तो नहीं हो सकता ना बेचारे के साथ। तो ये तो पहले ही ऑप्शन आपको गलत मिल गया, सो यू आर लकी। तो पहले ही ऑप्शन गलत है और यही हमारा सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। बाकी 3 पढ़ लेते हैं। ही विल नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑब्वियसली अगर वाइस प्रेसिडेंट अब प्रेसिडेंट बन चुका है, वो राष्ट्रपति बन चुका है, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तो होल्ड नहीं कर सकता। ही विल नॉट बी इंटाइटल्ड टू एनी सैलरी और अलाउंसेस पेबल टू चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, क्योंकि अब वो प्रेसिडेंट बन गया। और मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि जब वाइस प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट बन जाएगा तो उसको प्रेसिडेंट के हिसाब से सैलरी और अलाउंसेस मिलेंगे, ना कि चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स के हिसाब से, मतलब कि राज्यसभा के हिसाब से नहीं मिलेंगे अब, ठीक है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट बन चुका है। तो प्रेसिडेंट को जो मिलता था वो उसको मिलेगा और जो वाइस प्रेसिडेंट हो रहा है उसको अभी थोड़े टाइम के लिए हटा दो उसके सारे प्रोविजंस।
ये सही है, ये सही है। ही विल नॉट परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और काउंसिल ऑफ स्टेट्स की वो कोई ड्यूटी भी नहीं परफॉर्म करेगा, क्योंकि जो जो काम प्रेसिडेंट नहीं करता था, जो जो प्रेसिडेंट को नहीं मिलता था वो इसको भी नहीं मिलेगा, और जो जो प्रेसिडेंट को मिलता था वो इसको भी मिलेगा। तो बस ये तो इजी क्वेश्चन था, फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत था और बाकी 3 सही। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कि कौन सा ऐसा प्रोविजन है जिसमें मतलब कौन सी ऐसी जजमेंट है, ये कौन सा ऐसा केस है जिसमें जुडिशियल रिव्यू को बहुत इंपॉर्टेंट फीचर माना गया था कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो था हमारा मिनर्वा मिल केस। अब जो मिनर्वा मिल केस आया था, जो मिनर्वा मिल केस आया था वो आया था 1980 में, ठीक है। और इसने पूरा का पूरा जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का इंटरप्रिटेशन था उसको बहुत हद तक चेंज किया, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन ऐड किया, और इसके अलावा इसने बहुत सारे अलग अलग चीज़ें ये की कि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो केशवानंदा भारती केस में दिया गया था, ठीक है, सबको पता है केशवानंदा भारती केस, उसको उन्होंने रीअफर्म किया कि हाँ, जो केशवानंदा भारती केस में बोला था ना कि जो पार्लियामेंट है वो उसके पास पावर है, जो पार्लियामेंट की जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की अंडर आर्टिकल 368, उसको क्या होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए। तो पहली बात तो इसने ये बोली। और मिनर्वा मिल्स केस, एक मिनर्वा मिल हुआ करती थी, वहाँ पे जो मिनर्वा मिल थी ना वो उसको नेशनलाइज कर दिया गया था, और उसको नेशनलाइज कर दिया गया था जिसकी वजह से वहाँ के ही वर्कर ने, एक पेटिशनर ने उसको बोला कि ये हमारा जो मिनर्वा, ये जो आपने मिनर्वा मिल्स को नेशनलाइज कर दिया है, इससे हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं। तो फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो एक केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और मिनर्वा मिल केस के नाम से ये फेमस हुआ। और उसके बाद क्या क्या जजमेंट आई मैं आपको भी बताती हूँ। ये रहा पहला कि द कोर्ट रूल दैट इफ अमेंडमेंट्स टू फंडामेंटल राइट्स आर कंसिस्टेंट विद द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, अगर आप फंडामेंटल राइट्स में पार्लियामेंट किसी भी तरीके का अमेंडमेंट करती है और अगर वो अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं है तब तो ठीक है। अगर लेकिन कोई भी फंडामेंटल राइट्स में अगर आप कुछ भी बदलाव कर रहे हो और वो फंडामेंटल राइट्स में बदलाव करने की वजह से बेसिक स्ट्रक्चर पे कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, तो आप नहीं कर सकते। पहला जजमेंट ये बोला क्या मिनर्वा मिल केस में। दूसरा बोला क्या कि जो कोर्ट है, कोर्ट ने बोला कि हम उस सारे अमेंडमेंट्स को इनवैलिड डिक्लेयर करते हैं जो जुडिशियल रिव्यू को लिमिट करते हैं। मतलब कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा अमेंडमेंट जो पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट किया हो, उस अमेंडमेंट की वजह से जुडिशियल रिव्यू पर प्रभाव पड़ रहा हो, जुडिशियल रिव्यू दब रहा हो या कम हो रहा हो या उसको नकारा जा रहा हो, उन सारे सेक्शन को मैं कौन मतलब सुप्रीम कोर्ट इनवैलिडेट करता है, उनको इनवैलिड डिक्लेयर करता है। तो दूसरा ये था मिनर्वा मिल केस की जजमेंट, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि 42nd अमेंडमेंट में आपको याद होगा जो इंदिरा गांधी लेकर आई थी, तो इंदिरा गांधी ने एक ये चीज़ बोली थी उस अमेंडमेंट में कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो पहले आएंगे 14 और 19 से पहले। मतलब जो आर्टिकल 14 है फंडामेंटल राइट का, राइट टू इक्वालिटी, और आर्टिकल 19 राइटिंग यानी कि राइट टू फ्रीडम, ठीक है, तो ये फंडामेंटल राइट्स से ज़्यादा बड़ा हमारे डीपीएसपी होंगे। मतलब ये छोटू है, डीपीएसपी इससे भी बड़ा है, डीपीएसपी इज ग्रेटर देन आर्टिकल 14 एंड 19। तो अगर डीपीएसपी में सुधार ला रहा है या डीपीएसपी में अगर हम कुछ अमेंडमेंट ला रहे हैं और डीपीएसपी की वजह से अगर ये 2 आर्टिकल वायलेट भी हो रहे हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डीपीएसपी इज मोर सुप्रीम। और बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स तो चलो ठीक है, लेकिन 14 और 19 के खिलाफ हम जा सकते हैं और डीपीएसपी को ज़्यादा प्रायोरिटी हम दे सकते हैं। ऐसा किसने बोला था? 42nd अमेंडमेंट में बोला था इंदिरा गांधी ने जब ये अमेंडमेंट करवाया था। तो इस जो जजमेंट आई थी ना ये वाली की डीपीएसपी और आर्टिकल 14-19 वाली, इसको भी मिनर्वा मिल केस ने नकारा कि नहीं, कोई भी आप डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स को ओवरराइड नहीं कर सकता, फंडामेंटल राइट्स जो है वो डीपीएसपी को ओवरराइड नहीं कर सकता, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो ये आया और इसको फिर इस मॉडिफिकेशन को ऑल्दो जो केशवानंदा भारती केस था उसने भी इनइफेक्टिव डिक्लेयर किया था इस रूलिंग को, क्योंकि ये तो बहुत पहले हो गया था केशवानंदा तो 1973 में। अगर मनी बिल लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस करना है तो किसकी रिकमेंडेशन पे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? तो ये बात हो रही है लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा। स्टेट में किसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है? तो गवर्नर का। और अगर पूछा जाए कि पार्लियामेंट में नहीं किया जा सकता किसके बिना बोले तो प्रेसिडेंट, ठीक है, क्योंकि सेंटर में तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि अगर आपको मनी बिल इंट्रोड्यूस करना है ना तो आप किससे पूछोगे? पहले प्रेसिडेंट से पूछोगे और फिर पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में स्टेट लेवल पे बात हो रही है तो वही मनी बिल गवर्नर से बिना पूछे आप इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। सर्टिफाई कौन करता है? सर्टिफाई करने में और इंट्रोड्यूस करने में फ़र्क है। इंट्रोड्यूस किसकी परमिशन से होता है? प्रेसिडेंट की परमिशन से। सर्टिफाई किसकी परमिशन से होता है? लोकसभा की स्पीकर की परमिशन से, ठीक है। अब आपको
बताना है इनमें से कौन सी दो ऐसी चीज़ें हुई, ऐसे कौन से दो कारण थे जिसकी वजह से जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म था वो इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ा। ठीक है, उसकी शुरुआत में उसकी मतलब डेवलपमेंट हुई, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचा और ज़्यादा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में ग्रोथ हुई। तो ऐसे कौन से दो कारण रहे होंगे? तो पहला इसमें लिखा हुआ है यूनियन स्टेट कोलैबोरेशन इन इकोनॉमिक मैटर्स। तो यूनियन यानी कि जब हमारा सेंटर और स्टेट कोलैब कर रहा है इकोनॉमिक मैटर्स में, जितने भी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं उस पर अगर यूनियन और स्टेट एक साथ भागीदारी करे, ठीक है, कोलैबोरेशन करे, कॉपरेशन करे, तो उससे हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म स्ट्रांग होता है। तो ये बात सही है। तो ये पहला कारण ये। लेजिस्लेटिव रिलेशन का इससे यूनियन और स्टेट के लेजिस्लेटिव रिलेशन का कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से कोई लेना देना नहीं है। कंपल्शन ऑफ डेवलपमेंटल फाइनेंस, अगर आप मतलब कंपलसरी कर दो कि जो डेवलपमेंटल फाइनेंस है, मतलब कि जो डेवलपमेंट के लिए होने वाला खर्चा वो आप उसको एक तरफ करके कंपलसरी कर दो, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ला सकते हैं। तो सी भी सही। और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से कोई लेना देना नहीं है। तो ए एंड सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और अगर आपसे पूछा जाए कि बेस्ट एग्जांपल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का इंडिया में क्या है, तो आपके सामने है नीति आयोग। तो नीति आयोग बहुत बड़ा एक मतलब बोल सकते हो एग्जाम्पल या बहुत बड़ा एक इंस्पिरेशन है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना को दर्शाता है इंडिया में नीति आयोग। अब इस वाले जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एज इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसको आपको क्रोनोलॉजी में यानी कि ऑर्डर में लगाना है। जैसे पिछली बार एक क्वेश्चन आया होगा, आपको पता है आर्टिकल 19 से, आर्टिकल 19 में ABCDEFG होता है ना, तो इनको आपको क्रोनोलॉजी में लगाना होता है, याद करना होता है। मैंने इसको आपकी इस स्टोरी को मैंने आपको याद भी कराया था कि आर्टिकल 19 कैसे याद रखें, पार्ट 1 में याद कराया था आई गेस। सो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एज रजिस्टर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन आपका आर्टिकल 25। अब 25 के अंदर भी अलग अलग क्लॉजेज होते हैं ABCD, है ना। तो उन क्लॉजेज जो आर्टिकल 25 के अंदर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के क्लॉजेज है उसको आपको क्रोनोलॉजी में लगाने हैं। ठीक है, तो पहला फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, देन फ्रीडम टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, तब कि आपको कोई भी अगर रिलीजन प्रमोट करना है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को खुद मैनेज कर सकते हो। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ द रिलीजन, देन फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट द रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो अगर आपने पढ़ा है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। सबसे पहले आपका फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन आता है, देन फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स आता है, देन आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा वो वाला आता है, देन डी ऑप्शन है आपका कि आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन फॉलो करना चाहते हो नहीं करना चाहते, वो आपकी मर्जी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ी हूँ जैसे, तो क्रिश्चियन स्कूल में हमें बाइबल सिखाई जाती थी, ये सब चीज़ें सिखाई जाती थी। तो अगर मुझे फॉलो करना है नहीं करना, वो पूरी की पूरी मेरी मर्जी है। अगर मुझे कोई ज़बरदस्ती, कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ज़बरदस्ती उस रिलीजन को फॉलो करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। सो ये है आपका आर्टिकल 26, ठीक है, ये आपका 27 और ये वाला आपका आर्टिकल 28 और ये आपका आर्टिकल 29। नहीं सॉरी, क्योंकि 29 तो उसके बाद से नए आर्टिकल शुरू हो जाते हैं आई गेस। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे आना चाहिए था आपका 25 और ये आपका आर्टिकल 26, ये 27 और ये 28 होगा, क्योंकि जो आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन के आर्टिकल है वो 25 से 28 तक है। तो आपका ये आर्टिकल्स को आपको बस क्रोनोलॉजी में लगाना था। अब आपको बताना है 2022 का ये क्वेश्चन है शिफ्ट 2 का, कि चाहे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बोलो या यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन बोलो या किसी और नाम से बुलाओ, इसमें हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पर्पस चेंज नहीं होता। तो ये जो कोट है ये किसने बोला है? ये कोट बोला है हमारे राजेंद्र प्रसाद ने, कि चाहे फेडरल बोल लो या चाहे किसी और नाम से बुला लो या यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन बोल लो, हमारा पर्पस तो सेम ही रहेगा, राजेंद्र प्रसाद। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नॉट करेक्ट पूछा है अबाउट कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन से आर्टिकल में आती है, तो आर्टिकल भी याद रखना है, आर्टिकल 148 कैग का है। अब बात करते हैं सबसे फर्स्ट ऑप्शन, नॉट करेक्ट पूछा है, तो देखते हैं ये करेक्ट है या नॉट करेक्ट है। द सैलरी एंड अदर कंडीशंस ऑफ द सर्विसेज ऑफ द कैग शैल बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ। तो कैग को कितनी सैलरी मिलेगी, ठीक है, और क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड होंगी, ये सब कौन डिसाइड करेगा? ये पार्लियामेंट डिसाइड करती है लॉ के तहत, ठीक है। लॉ की जो भी लॉ होता है, जो पार्लियामेंट लॉ बनाती है उसके तहत ये डिसाइड होता है। तो कैग का ये चीज़ उसके तहत डिसाइड होती है, तो ये यस दिस इज राइट कि पार्लियामेंट ही डिसाइड करती है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, द कैग शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस आइदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और
अंडर एनी स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर रिटायरमेंट। तो अगर कैग एक बार रिटायर हो जाए, ठीक है, तो उसके बाद वो कहीं पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में किसी भी तरीके का ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता, वो एलिजिबल नहीं होगा। तो ये भी करेक्ट है। अब यहाँ पे रिटायरमेंट की बात हो रही है तो रिटायरमेंट एज भी पता कर लेते हैं। तो रिटायरमेंट एज है 65 ईयर्स, और या फिर टेन्योर इनका होता है 6 साल, जो भी पहले आए उसमें ये रिटायर हो जाता है। तो 6 साल पूरे हो गए हो या तो 65 ईयर्स पूरे हो गए हो। Then the administrative expenses of the CAG office shall be charged upon by the Consolidated Fund of India। तो जो CAG के जितने भी खर्चे होते हैं उनका जो पैसा है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी कि संचित निधि से लिया जाता है। तो ये भी सही। और फोर्थ ऑप्शन, द रिपोर्ट्स ऑफ द CAG रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन शैल बी सबमिटेड टू द पार्लियामेंट। तो जो CAG है वो अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट को सबमिट करता है, तो गलत। CAG अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करता है, ना कि पार्लियामेंट को। तो ये हो गया गलत। तो इसलिए आपसे पूछा था नॉट करेक्ट, जहाँ तक मुझे याद है क्वेश्चन में यही पूछा है, नॉट करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 4 इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब कैग से रिलेटेड कुछ और बातें भी जान लेते हैं। B.R. अम्बेडकर ने कैग को सबसे इम्पोर्टेंट ऑफिसर माना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो ये आ सकता है, कैग का आर्टिकल 148 है। कैग को गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी खर्चे होते हैं उसको ऑडिट करता है कैग। ये तो आपको पता ही होगा। और इसमें इवन जो भी दूसरी गवर्नमेंट बॉडीज़ है या दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है, वो उसको अगर वो चाहें तो उसकी रिपोर्ट भी कैग ऑडिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या कुछ है, सभी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, तो वो भी अपनी रिपोर्ट कैग से ऑडिट करवा सकते हैं विद द परमिशन ऑफ पार्लियामेंट। तो नाउ वेरी इजी क्वेश्चन। CBC 1964 में बना था, किसकी रिकमेंडेशन पे बना था? तो CBC बना था हमारा ही सांथानाम कमेटी की रिकमेंडेशन पे, जो कि ये ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए बनाई गई थी? करप्शन पर्पस के लिए, मतलब करप्शन के खिलाफ। अब 19 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2003 में। कितनी लैंग्वेजेस हमने नई ऐड करी थी 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत? ऑफिशियल लैंग्वेजेस में हमने कितनी लैंग्वेजेस ऐड करी? तो आज का आंसर है आंसर नंबर 2, डेट इज़ 4 लैंग्वेजेस हमने ऐड करी थी। एक मैथिली, डोगरी और कौन सी थी, हाँ, बोर्दो और संथाली। मैथिली, बोर्दो, डोगरी, मैथिली, संथाली को हमने ऐड किया था 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के इस अमेंडमेंट के तहत हमने 4 लैंग्वेजेस ऐड की थी। और ऑफिशियल लैंग्वेजेस का शेड्यूल कौन सा है? तो ये भी याद रखना, 8 शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेजेस है और टोटल अभी हमारे पास 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। Now, which of the following are true? The Election Commission of India conducts election to state assemblies. तो yes, तो Election Commission of India क्या स्टेट assemblies के elections भी करवाती है? तो ये सही बात है। स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्शन कराती है, तो ये सही है। इफ़ देयर इज़ एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट या लड़ाई होती है, तो जो इलेक्शन कमीशन का जो डिसीजन है, क्या वो उस केस में इलेक्शन कमीशन का डिसीजन फाइनल होता है? तो ये होगा आपका गलत, क्योंकि आर्टिकल 71 ये कहता है कि अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हो, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो, तो उस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होगा। और यहाँ पे लिखा है इलेक्शन कमीशन का फाइनल होगा, नहीं, आर्टिकल 71 में लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होगा इन सबके इलेक्शन के केसेस में। तो इसके पास ये गलत हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन जो है रिस्पॉन्सिबल होती है पोलिंग के लिए, काउंटिंग के लिए, रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए। ये तो बहुत इजी चीज़ें हैं, तो येस इलेक्शन कमीशन। और इसके अलावा और फंक्शंस की बात करें तो इलेक्शन कमीशन जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को सिंबल प्रोवाइड करती है। एक सिंबल 2 से ज़्यादा, मतलब 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपॉइंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी इलेक्शन कमीशन का फंक्शन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ABD। तो और कुछ ना पता हो तो आपको सारे 12 के 12 स्केड्यूल्स तो एकदम मुँह ज़ुबानी याद होने चाहिए कि कुछ भी पूछ लो आपको आता हो। और अगर ट्रिक से याद करना है तो टीयर्स ऑफ ओल्ड PM जो ट्रिक है वो तो आपको पता ही है, ठीक है। बहुत लोगों ने ऑलरेडी यूट्यूब पर भी कवर करवा रखी है। तो जैसे कि आपको ऑफिशियल लैंग्वेजेस अभी मैंने बताया था 8 स्केड्यूल है। कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, ये जो फेडरल फीचर्स है वो हमारे 7th स्केड्यूल है। ओथ जो ली जाती है, ठीक है, ओथ वगैरह हमारे 3rd स्केड्यूल में होती है। और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज और स्केड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स की बात जो है 5th स्केड्यूल में है। अब आपको बताना है इनमें से मतलब कौन सी ऐसी लैंग्वेजेस है जिनको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है। तो 6 ऐसी लैंग्वेज हैं जिनको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है, ठीक है। तो इनमें से 6 में से यहाँ पे कोई आपके पास 3 मेंशन है। तो ये कौन कौन सी है? देखो, हिंदी तो क्लासिकल लैंग्वेज बिल्कुल नहीं होगी, तो आप ये कॉमन सेंस से भी हटा सकते हो, ठीक है। तो D ऑप्शन इसमें आ रहा है, D ऑप्शन इसमें आ रहा है, तो ये हट जाएगा। और 4th में भी आ रहा है क्या? तो 4th में नहीं आ रहा, तो हमारा ऑप्शन 2 या 4 में से सही होना चाहिए, ठीक है। तो संस्कृत, तमिल और कन्नड़,
तो हमारा जो कन्नड़ भी ऑब्वियसली है, तो संस्कृत और तमिल और कन्नड़ ये है। इसके अलावा तेलुगु है, इसके अलावा मलयालम है, और एक और थी ओडिया। ठीक है, तो ये 6 लैंग्वेजेस हैं जिनको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है। तो आपको याद रखना है संस्कृत हमारी सबसे क्लासिकल लैंग्वेज है, संस्कृत, देन तमिल तेलुगु आप एक साथ याद कर सकते हो, देन कन्नड़, मलयालम और ओडिया। यहाँ पे भी लिखा हुआ है मैंने, आई गेस ये रहा, तमिल तेलुगु संस्कृत कन्नड़ मलयालम और ओडिया, ये क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है इस सबको। और जो सबसे पहली लैंग्वेज बनी थी जिसको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया था इन 6 में से, सबसे पहले तमिल को दिया गया था। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बोनस फैक्ट। अब आ जाते हैं 2023 के क्वेश्चन पे। 21 और 22 के क्वेश्चन खत्म। 2023 मार्च के शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस पे अगर हम बात करें तो यूपीएससी से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट गलत है ये पूछा है। तो पहला, यूपीएससी का जो चेयरमैन होता है उसको अगर रिमूव करना हो तो प्रेसिडेंट रिमूव करता है, सही बात है। देन इन केस ऑफ रिमूवल ऑफ चेयरमैन, अगर चेयरमैन को हमें रिमूव करना है यूपीएससी के, तो प्रेसिडेंट को ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में ले जाना होगा फॉर एन इंक्वायरी। अब यहाँ पे लिखा है कि हाँ, प्रेसिडेंट अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर को ले जा सकता है इंक्वायरी के लिए, वो लेकिन वो प्रेसिडेंट के ऊपर है। आर्टिकल 317 में ये बात कही गई है कि प्रेसिडेंट के ऊपर है, अगर कोई भी मैटर में अगर सुप्रीम कोर्ट का एडवाइस प्रेसिडेंट लेना चाहता है तो वो ले सकता है। ठीक है, तो उसको मना नहीं है चेयरमैन ऑफ यूपीएससी के केस में स्पेशली। तो लेकिन यहाँ पे लिखा है हैज़ टू। अब आपको इंग्लिश के वर्ड्स पकड़ो, हैज़ टू की करना ही करना है, लेना ही लेना है, तो ऐसा नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा होगा गलत। क्यों? क्योंकि इसमें प्रेसिडेंट चाहे तो ले सकता है, ना चाहे तो ना ले। अब इसमें लिखा है प्रेसिडेंट को लेना ही होगा सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस लेनी होगी, उसको अपना जो मैटर है इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट में ले जाना होगा। तो ऐसा नहीं है, प्रेसिडेंट जो है बिना सुप्रीम कोर्ट के इंक्वायरी के भी चेयरमैन को, यूपीएससी के चेयरमैन को रिमूव कर सकता है। तो सेकंड ऑप्शन गलत। एन इंडिविजुअल मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट हैज़ नो पावर टू रिजेक्ट द एडवाइस ऑफ यूपीएससी। कोई अब छोटू सी मिनिस्ट्री है या डिपार्टमेंट है तो उसके पास ये पावर नहीं होती कि वो यूपीएससी जैसी इतनी बड़ी डिपार्टमेंट का एडवाइस मना कर दे। ठीक है, तो ये सही है। देन द स्टेट गवर्नमेंट कैन आस्क द यूपीएससी टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन फॉर द कंसर्न स्टेट। और अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे, जैसे स्टेट गवर्नमेंट अपने एसपीएससी एचपीएससी ये सब एग्जाम कंडक्ट कराती है, तो स्टेट गवर्नमेंट यूपीएससी को रिक्वेस्ट कर सकती है कि वो आपके स्टेट के एग्जाम भी कंडक्ट करवा दे। तो येस, उसके पास ये अथॉरिटी है। तो येस, थर्ड और फोर्थ और फर्स्ट सही है, सेकंड ऑप्शन गलत है जो कि आपको नॉट करेक्ट पूछा था। अब सेकंड क्वेश्चन में आपसे एक फॉर्मूला पूछा हुआ है कि जो वैल्यू क्या होती है एक एमपी के वोट की क्या वैल्यू होती है ये पूछा है। ठीक है, सो स्पेशली किस केस में, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जब होते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में, तो एमपी क्या वैल्यू रखता है, उसकी वोट की क्या वैल्यू है प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए। तो ये 4 ऑप्शन है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और आंसर सोच सकते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, एक तो देखो ये होता है जितने भी एमएलए होते हैं ना, एमएलए कहाँ के, एमएलए ऑब्वियसली स्टेट में होते हैं, एमएलए कहाँ और कहाँ होते हैं, यूटीज में होते हैं। तो जितने भी एमएलए स्टेट और यूटीज के जितने भी एमएलए हैं उनकी जो वोट की वैल्यू होगी वो इक्वल होगी एमपी के वोट की वैल्यू के, लेकिन तब जब हम उसको डिवाइड करें किससे, टोटल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से नहीं, लोकसभा के मेंबर से डिवाइड करेंगे नहीं, पार्लियामेंट के मेंबर से डिवाइड करेंगे, या फिर सिर्फ पार्लियामेंट के उन्हीं मेंबर से डिवाइड करेंगे जो कि इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। तो अगर हमें देखें वो एमपी जो है वो इलेक्ट होकर आता है, तो एमपी के जो डिवीजन में आएगा वो इलेक्टेड मेंबर्स ही आएंगे। तो यहाँ पे आएगा आपका इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उसको अगर हम मतलब उससे हम भाग कर रहे हैं एमएलए के, जितने भी स्टेट के जितने भी यूटीज के सारे एमएलए हैं, तो आपकी एक एमपी के वोट की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ये होगा आपका फॉर्मूला। अगली बार पूछ सकता है कि जो सारे एमएलए हैं या जो सारे एमएलए स्टेट और यूटीज के, उनके वोट की क्या वैल्यू होती है। तो आप बस इसको क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई में ले जाओगे इधर और आपका आंसर निकल आएगा एमएलए वाला। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो जाता है तो आप तीनों की वैल्यूज आराम से निकाल सकते हो, बेसिक मैथ से। और ये जो फॉर्मूला है या ये जो बात है ये कहाँ लिखी हुई है, तो आर्टिकल 55 क्लॉज 3 में ये फॉर्मूला मेंशन है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको सबको पता है 82nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, और आपको ये भी पता है आर्टिकल 51A में अमेंडमेंट हुआ था। क्या हुआ था, 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई होगी, सबको पता है। कब हुआ था, 2002 में हुआ था। ये कुछ हो गई बेसिक बातें। अब ये क्वेश्चन सिंपल सा सीधा सीधा ये पूछ रहा है, घुमा के पूछ रहा है बस कि आर्टिकल 51 में क्या अमेंडमेंट हुआ था। अब आपको भी पता है 82nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आया था ये फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड होता है ये आर्टिकल, और इस आर्टिकल में 11th फंडामेंटल ड्यूटी इसके तहत ऐड हुई थी। तो सिंपल से ये पूछ रहा है 11th फंडामेंटल ड्यूटी है क्या। तो आपको पास 4 ऑप्शन है, आप
पॉज करके सोच सकते हो। तो आपको पता है एजुकेशन से रिलेटेड फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई थी, जिसमें बोला गया था कि सारे पेरेंट्स की ये ड्यूटी है कि अपने 6 से 14 साल तक के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन दिलवाएं। ठीक है, तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर 2। Now a easy question for me but not for you. Why I'm saying that? Let's see. 6 minority communities हैं, हो सकता है आपको भी पता हो इसका आंसर। 6 minority communities हैं जो कि नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटीज़ ने नोटिफाई की थी बाय द यूनियन गवर्नमेंट अंडर द नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटीज़ एक्ट 1992। तो पहले तो ये एक्ट याद रखो। इस एक्ट के तहत कितनी मिनॉरिटी कम्युनिटीज़ को रिकॉग्निशन मिला है? तो 6 मिनॉरिटीज़ काउंट की जाती है हमारे इंडिया में। अब 6 में से आपको बताना है कौन कौन सी 6। तो इसमें सिंधी आ रहा है, इसमें सिंधी आ रहा है और इसमें सिंधी आ रहा है। तो ये 3 ऑप्शन नहीं होंगे, हमारा ऑप्शन होगा लास्ट। अब मैंने आपको सिंधी देखती क्यों हटा दी, क्योंकि मैं खुद एक सिंधी हूँ और मुझे पता है मैं सिंधी हूँ और मैं माइनॉरिटी में नहीं आती। ठीक है, तो मेरे लिए ये क्वेश्चन ईजी था। सो दैट्स व्हाई आई सेड दैट्स इजी फॉर मी बट नॉट फॉर, माइट बी नॉट फॉर यू, बट हो सकता है आपको भी पता हो। तो बहुत अच्छी बात है। तो हम देख लेते हैं कौन कौन सी 6 माइनॉरिटीज़ हैं। एक तो मुस्लिम से ऑब्वियसली, क्रिश्चियन मिनॉरिटी में आते हैं, सिख मिनॉरिटी में आते हैं, जैन मिनॉरिटी में, बुद्धिस्ट मिनॉरिटी में और जोरास्ट्रियन मिनॉरिटीज़ में आते हैं। तो 6 मिनॉरिटीज़ हैं, जैन, बुद्धिस्ट, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख और जोरास्ट्रियन। तो ये 6 मिनॉरिटी कम्युनिटीज़ आपको याद रखनी है। एक्ट का नाम याद रखना है, 1992 में आया था। जो आपका पोलिंग बूथ होता है, जो पोलिंग स्टेशन होता है, उसमें इलेक्शन कौन कंडक्ट कराता है, उसको क्या बोलते हैं, कौन सा ऑफिसर होता है वो? तो जो उसको पोलिंग एजेंट नहीं बोलते। बहुत लोगों को लगता है कि पोलिंग स्टेशन में इलेक्शन कंडक्ट करा रहे थे, पोलिंग एजेंट होगा, नहीं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोलते हैं उसको। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर का काम क्या होता है? जैसे आप अगर कभी वोट डालने गए होंगे तो उनके पास एक लिस्ट होती है, वो लिस्ट में आपका नाम ढूंढते हैं। ठीक है, बाहर जाते हो तो आपको बोलते हैं ना इस बैलेट नंबर पे इस रूम में आपको जाना है, तो वो लिस्ट के अंदर आपका नाम होता है तो वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर आपको वोट कास्ट करने की परमिशन दे देता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर सुना है तो पोलिंग एजेंट भी आपको पता है। जो आसपास में जो पोलिंग एजेंट्स कौन होते हैं जो हेल्प करते हैं आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर की वहाँ पे इलेक्शन के टाइम पे। रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है? रिटर्निंग ऑफिसर स्पेशली कौन इलेक्ट करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्ट करती है। ठीक है, सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे जब भी इलेक्शंस होते हैं, यूनियन के इलेक्शन या सेंटर के या स्टेट के, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिटर्निंग ऑफिसर को इलेक्ट करती है और ये कोई गवर्नमेंट ऑफिसर ही होता है। स्पेशली IAS हो सकता है या जिसको हम DM बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, जो कि पूरे के पूरा जो इलेक्शन प्रोसेस है उसका सुपरविजन बोल लो, उसका गाइड बोल लो, वो उसको हम रिटर्निंग ऑफिसर बोलते हैं। RO आपने सुना भी होगा। ठीक है, तो इनका पूरा इलेक्शन को देख रेख करना, सिक्योरिटी संभालना, रजिस्ट्रेशन करना, नॉमिनेशन करना, ठीक है, ये सारे काम ये रिटर्निंग ऑफिसर देखते हैं। अब आपको बताना है जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो कौन से अमेंडमेंट के तहत आया था, कब आया था? 1985 में आया था। तो इसका करेक्ट आंसर है 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 एंटी डिफेक्शन लॉ आया था। और अगर इससे पूछा जाए इससे रिलेटेड शेड्यूल कौन सा है, सूची कौन सी है, तो वो सूची है आपको 10th शेड्यूल। ठीक है, तो 10th शेड्यूल में था, आपको पता है पढ़ते हो ना, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। तो ओल्ड PM में जो D है वो डिफेक्शन के लिए होता है। अभी यहाँ पे सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है कि फादर ऑफ PIL किसको बोला जाता है? तो आप सोच सकते हो आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है जस्टिस PN भगवती, जिन्होंने पहली बार PIL के मुद्दे पे जब चर्चा हुई थी, इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उस टाइम पे जो जज थे वो थे जस्टिस PN भगवती। इन्होंने इसको PIL को बहुत सपोर्ट किया कि यहाँ पे जो लोग खुद से नहीं आ सकते उनके बिहाफ पे और कोई भी केस लड़ सकता है। तो PIL की शुरुआत हुई, अगर पूछा जाए फादर ऑफ PIL या पायोनियर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज जस्टिस PN भगवती। और PIL सबसे पहली बार अर्ली 1980s में आया था, बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस किया गया था, मेकिंग जस्टिस एक्सेसिबल टू द पुअर एंड मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो जो गरीब है, खुद से केस नहीं लड़ सकते, अनपढ़ है, पिछड़े वर्ग के हैं, मार्जिनलाइज्ड हैं, उनके लिए PIL का जो क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं सुविधा दी गई थी। ठीक है, अब आपको बताना है कि लोकसभा के स्पीकर्स के पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं। पहला, द एंटी डिफेक्शन लॉ इज एप्लीकेबल ऑन द स्पीकर इन केस ही डिसाइड्स टू क्विट हिज ओन पार्टी। अगर मान लो कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है हम स्पीकर पे भी लगा सकते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ जिसको हम फेमसली आया राम गया राम भी बोलते हैं कि कभी भी अपनी पार्टी छोड़ के दल बदल लेना, दूसरे की पार्टी में चले जाना, अपनी पार्टी को धोखा दे देना, व्हाटएवर। ठीक है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है क्या स्पीकर पे भी लगाया जा सकता है? अगर स्पीकर बोले कि वो अपनी खुद की पार्टी को क्विट करना चाहता हो तो, क्योंकि देखो स्पीकर तो खुद भी इम्पार्शियल बॉडी है, वो लोकसभा का स्पीकर है ना, और लोकसभा में तो दोनों अपोजिशन के भी लोग होते हैं, रूलिंग पार्टी के भी लोग होते हैं, तो वो तो उसको तो इम्पार्शियल होना है पड़ेगा ही।
तो अगर वो कल को चाहे कि मैं अपनी पार्टी को क्विट करना चाहता हूँ तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों ही लगेगा उस पर। तो ये तो गलत। दूसरा, द स्पीकर कैन नॉट प्रिसाइड वाइल अ रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। अगर मान लो लोकसभा के स्पीकर को ही हटाना है, ठीक है, उसके के खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू हो गया है, तो क्या उस केस में जब उसका रिमूवल हो रहा होगा तो क्या स्पीकर प्रिसाइड कर सकता है? जैसे हर बार कोई भी सेशन होता है पार्लियामेंट का तो स्पीकर ही उसमें चेयर करता है उस सेशन को, तो अपने खुद के रिमूवल के केस में भी वही प्रिसाइड करेगा? तो नहीं, ठीक है, मतलब वो प्रिसाइड नहीं करेगा, और यही इसमें लिखा है कि नहीं कर सकता। तो ये ऑप्शन सही है कि नहीं करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसी का खुद का रिमूवल हो रहा है तो वो खुद ही उस सेशन को कैसे चेयर कर सकता है। और फिर सी, स्पीकर कैन वोट इन द हाउस और एनी मैटर फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस। तो अगर स्पीकर जो है किसी भी मुद्दे पे वोट दे सकता है अगर मैटर ऑफ हिज, अगर उसके रिमूवल की बात हो रही है तो ये सही है कि स्पीकर, क्योंकि इतना बड़ी पोस्ट है लोकसभा का स्पीकर होना, तो एटलीस्ट उसको एक वोटिंग पावर तो मिलनी चाहिए। तो ये कानून में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है। तो बी और सी इज द राइट आंसर। वैसे टेक्निकली आप एथिकली ऐसे बहुत सोचोगे तो कहोगे कि क्यों भाई इसी स्पीकर को ही हटाने की बात हो रही है, वो क्यों वोट दे रहा है? अब है तो है, अब हम क्या कर सकते हैं ना। तो बी और सी। अब ये भी आपने अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स अच्छे से कर रखी हैं तो आपको पता होगा, और अगर नहीं करी हैं तो अभी आपने देख लो पिछले 1 घंटे के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं। तो ये तो बिना करे मत जाना एटलीस्ट पॉलिटी के चैप्टर से। तो ये अच्छे से कर लेना, अमेंडमेंट्स कर लेना, कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, और कुछ और उससे प्रेसिडेंट से रिलेटेड, वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ उनकी पार्ट्स। तो ये अभी तक हमने मोटा मोटा देखा। तो अब देखते हैं बेरुबरी केस आपने पढ़ा है। बेरुबरी केस में क्या था, प्रियम्बल से रिलेटेड जो केसेस है वो यहाँ पे तीनों मेंशन है। तो बेरुबरी केस में बोला गया था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, तो सही। केशवानंद भारती केस में बोला गया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो सही, ठीक है। और LIC ऑफ इंडिया केस में बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, तो गलत। LIC में भी यही बोला गया था। केशवानंद भारती केस और LIC ऑफ इंडिया केस 2 ऐसे केस हैं जिसने प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना था। तो जिसको नहीं पता वो इसी क्वेश्चन में आप ये तीनों चीज़ें याद कर लो कि कौन से केस में प्रियम्बल को पार्ट माना गया, कौन से में नहीं माना गया। और इसमें हमसे करेक्ट पूछा था, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा A एंड B। सी इनकरेक्ट होगा क्योंकि LIC ऑफ इंडिया केस में भी प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना गया था और यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है। तो बस बेरुबरी केस ही ऐसा था जिसमें प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट मना कर दिया गया। तो ये आपके ऑप्शंस में A और B था। अब ये क्वेश्चन है आर्टिकल 26 से, जो कि बात करता है रिलीजियस डिनोमिनेशन की। डिनोमिनेशन मतलब ऐसा रिलीजियस ग्रुप जिसका कॉमन इंटरेस्ट है, कॉमन फेथ है, कॉमन बिलीफ है। तो एक रिलीजियस ग्रुप के पास कौन कौन से राइट्स होते हैं वो आपको बताना है, और ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शंस, ठीक है। सो आप वीडियो पॉज कर सकते हो और आंसर सोच सकते हो कि रिलीजियस ग्रुप्स के पास आर्टिकल 26 के तहत कौन कौन से राइट्स हैं। पहला, टू स्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। अगर मैं कल को कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन खोलूँ, ठीक है, तो मैं स्टैब्लिश कर सकती हूँ, क्या मैं उस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को खुद से मेंटेन कर सकती हूँ कि बिना स्टेट की मदद के? तो कर सकती हूँ। और चैरिटेबल पर्पस के लिए भी उस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल कर सकती हूँ, तो ये सही। टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन, जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया भी, आर्टिकल 26 में जो प्रोविजन है, तो ये भी मैं कर सकती हूँ, अपने रिलीजियस अफेयर्स में खुद मैनेज कर सकती हूँ। तीसरा, टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल प्रॉपर्टी। तो जो प्रॉपर्टी है, मतलब जिस प्रॉपर्टी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, उसको मैं मतलब उसकी मैं ऑनर बन सकती हूँ और उसको एक्वायर भी कर सकती हूँ। तो सी भी सही है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के केस में हम ऐसा कर सकते हैं। जैसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में अंदर उनके जो जैसे सिखों की गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ी होती है, बाकी बुक्स जो रिलीजियस बुक्स हैं या रिलीजियस जो अलग अलग चीज़ें हैं वो पढ़ी होती है, तो कल को उनको गुरुद्वारा खाली करना और दूसरी जगह ले जानी हो तो वो ले जा सकते हैं, राइट। तो देन टू मैनेज सोशल अफेयर्स भी हम खुद से मैनेज कर सकते हैं। क्या सोशल अफेयर्स हो गए? सोसाइटी, स्टेट, और जहाँ पे सोसाइटी स्टेट की बात आ गई, ठीक है, अगर आपके काम की वजह से किसी सोसाइटी पे फर्क पड़ रहा है, ठीक है, तो आप सोशल अफेयर्स को क्यों मैनेज करोगे? भाई आप रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो ना, तो अपने रिलीजियस अफेयर्स मैनेज करो। तो डी होगा गलत, क्योंकि जहाँ पे सोशल आ गया वहाँ पे सोसाइटी आ गई और वहाँ पे स्टेट का रोल आ जाएगा। और ई पार्ट, टू ओन एंड एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी। इवन जो प्रॉपर्टी एक दूसरी जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती, मतलब जैसे घर वगैरह, घर को उठा के दूसरी जगह थोड़ी ले जाओगे, तो वो प्रॉपर्टी भी क्या मैं ओन एंड एक्वायर कर सकती हूँ क्या, जो अगर वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है तो येस मैं कर सकती हूँ। तो A B C E।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगैन रिलेटेड टू पीआईएल। देखो पीआईएल से कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं अभी तक हमने देखे, ठीक है, और हर बार रिपीट हो रहा है, मतलब कंसेप्ट रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन अलग अलग चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमने देखो हमने कहाँ से शुरू किया था, आज 2021 से शुरू किया था, और अभी हम कौन से 2023 के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो मतलब 3 साल के अंदर अंदर पीआईएल से इतने सारे क्वेश्चन आ गए, चाहे क्वेश्चन अलग थे लेकिन कॉन्सेप्ट तो सेम था। तो यही फायदा होता है पीवाईक्यू करने का कि जो कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं तो हम उसको और अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। पूछा है नॉट ट्रू, तो क्या सिर्फ और सिर्फ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन पीआईएल फाइल कर सकती है क्या? तो ये गलत है, क्योंकि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकती है, लेकिन उसके अलावा कोई भी कर सकता है, इंडिविजुअल हो, ग्रुप पीआईएल कर सकता है, लॉयर हो, जर्नलिस्ट हो, कोई भी हो, मतलब ठीक है। तो कोई भी हमारे बिहाफ पे, पुअर लोगों के बिहाफ पे पीआईएल फाइल कर सकता है। सो ए ऑप्शन इसलिए गलत। तो नॉट ट्रू पूछा था तो ए तो आ गई, तो या तो ये होगा आंसर या तो ये होगा। देन पीआईएल कैन बी फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। तो यस, आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल कर सकते हैं। देन पीआईएल जो है हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के अंदर फाइल कर सकते हैं। तो ये सही है, ये सही है। और देयर इज नो कोर्ट फीस फॉर द फाइलिंग पीआईएल। तो फिर पीआईएल फाइल करने के लिए कोई भी कोर्ट फीस नहीं लगती, तो ये गलत है। मिनिमल फीस लगती है पीआईएल फाइल करने के लिए। सो ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन। तो कितनी फीस लगती है? कोर्ट की 50 रुपये फीस लगती है अगर आप पीआईएल फाइल करते हो पर रिस्पॉन्डेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट आती है, आपको पता है, दोनों ट्रू है, दोनों इनकरेक्ट है, एक ट्रू है, एक फॉल्स है, एक फॉल्स, एक ट्रू है। तो वो चारों ऑप्शंस आप अपने आप से यहाँ सोच सकते हो और देखो कि कौन सी दो स्टेटमेंट ये दोनों सही है, गलत है, या कोई एक सही है एक गलत है। तो पहला ही, अब ही किसकी बात हो रही है हमें नहीं पता, लेकिन जब हम स्टेटमेंट 2 में आते हैं तो स्टेटमेंट 2 में वाइस प्रेसिडेंट की बात होगी, मतलब यहाँ पे भी वाइस प्रेसिडेंट की ही बात हो रही है। ऐसा क्वेश्चन हमारे पेपर में आया था। अब जिसको लगेगा चाहे ही कौन है पता नहीं, और वो पहले स्टेटमेंट के क्वेश्चन छोड़ भी सकता है। तो अब सेकंड स्टेटमेंट में इसका आपको आंसर मिल सकता है कि वाइस प्रेसिडेंट की बात हो रही है, कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, बट कैन कंटिन्यू टू बी द ऑफिस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द टर्म अंटिल द सक्सेसर अज्यूम्स ऑफिस। यानी कि अगर वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर 5 साल का पूरा हो गया है और अभी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हुए हैं और दूसरा वाइस प्रेसिडेंट अभी बना नहीं है, ठीक है, तो उसका जो टाइम पीरियड है उसके बीच में 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, जो भी उसका होगा, 5 साल खत्म होगा इसके, 5 साल के बाद वो दूसरा नया वाइस प्रेसिडेंट कब आएगा, कब उसकी जगह लेगा, उसके बीच में 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, जितने का भी टाइमिंग बच रहा है, उस टाइम तक जब तक और कोई वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर नहीं आ जाता, तब तक जो वाइस प्रेसिडेंट है वो वाइस प्रेसिडेंट बना रहेगा, डिस्पाइट बीइंग द फैक्ट कि उसकी टर्म जो है एक्सपायर हो चुकी है, मतलब वो 5 साल पूरे कर चुका है, लेकिन क्या 5 साल 1 महीना नहीं कर सकता, 5 साल एक हफ्ता, या 5 साल 7 दिन, ऐसे भी तो कर सकता है ना वो। ऐसे थोड़ी कि 5 साल खत्म होती है एकदम भगा दो उसे, तो जब तक नया नहीं आ रहा तो वो तब तक वो टिका रह सकता है। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है, तो ये सही बात है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि जो वाइस प्रेसिडेंट की ड्यूटीज तब क्या होंगी और जब वैकेंसी क्रिएट हो जाती है बिफोर हिज एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। अभी 5 साल पूरे नहीं हुए, फॉर एग्जाम्पल 5 साल पूरे नहीं हुए, 5 साल पूरे होने से पहले जो वाइस प्रेसिडेंट है, जैसे प्रेसिडेंट था वैसे वाइस प्रेसिडेंट की डेथ हो सकती है, इल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसके साथ, और वो अगर वो हट जाता है तो एक क्या होगा, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। वैकेंसी मतलब वाइस प्रेसिडेंट की जगह पोस्ट खाली हो जाएगी, तो उस केस में कौन ड्यूटीज परफॉर्म करेगा, क्या होगा, ऐसा कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। प्रेसिडेंट के केस में तो मेंशन था ना कि प्रेसिडेंट हो जाएगा तो वाइस प्रेसिडेंट आ जाएगा, लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट के साथ हो तो उस केस में कुछ भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। फिर वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स होती है प्रेसिडेंट की, पार्लियामेंट की, कि वो उस सिचुएशन में क्या करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें मेंशन नहीं है, तो ये भी सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट। और एक और बात वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड अगर मैं बताऊं तो क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन में टेन्योर मेंशन है वाइस प्रेसिडेंट का, और ये मेंशन है टाइम, ठीक है। तो कितने टाइम में और कितने समय के लिए आपको वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना है अगर वैकेंसी क्रिएट हो जाए, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। टेन्योर या टाइम वाला जो है वो आर्टिकल 168 है, जहाँ तक मुझे याद है, एक बार आप कंफर्म कर लेना, 168 ही है शायद, या 68 है या 168 है, आई गेस 68 होगा,
है ना, क्योंकि 168 तो बहुत आगे हो गया, तो 68 है। और 68 में ये मेंशन है कि कितना टाइम मेंशन है, अगर आपसे पूछे तो वहाँ पे लिखा है एज सून एज पॉसिबल तो ये कोई टाइम मेंशन नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो फिर आपको एक और फैक्ट याद करना पड़ता। तो अगर उसने बोला है कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर वाइस प्रेसिडेंट की सीट खाली हो जाती है, वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन कर देता है, मर जाता है, या कोई भी सिचुएशन आ जाती है, तो एज सून एज पॉसिबल आपको वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन करवाने हैं। और उसका जो टेन्योर क्या होगा, मान लो 5 साल के लिए कोई वीपी अपॉइंट हुआ था, लेकिन उसने 3 साल में ही मर गया, अब बाकी 2 साल जो बचे, ठीक है, तो क्या बाकी 2 साल के लिए जो आएगा नया वाइस प्रेसिडेंट, क्या वो 2 साल के लिए आएगा? नहीं, वो पूरे के पूरे 5 साल के लिए ही आएगा। तो जहाँ पे उसने खत्म किया उसके अगले 5 साल ये राज करेगा, ऐसा। तो ये पूरी बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो हमने वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें एक ही क्वेश्चन में समझ ली। अब बात करते हैं स्केड्यूल्स और उनके डिस्क्रिप्शन। बहुत बारी क्वेश्चन आ गया, आपने देख ही लिया। तो 4th शेड्यूल में एलोकेशन ऑफ सीट्स है, 10th शेड्यूल में अभी आपको बताया था एंटी डिफेक्शन लॉ, 7th शेड्यूल में फेडरलिज्म के बारे में, सेंटर एंड स्टेट्स का डिवीजन ऑफ पावर बोल सकते हो, या स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ये सब है। देन 6th शेड्यूल हमारा ट्राइबल एरियाज में एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें डीपीएसपीज को क्रोनोलॉजी में लगाना है। कौन से पार्ट 4 में आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 36 से 51 तक हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मेंशन है। तो हमें के सारे याद करने हैं तो कर भी सकते हो, अगर कर लोगे तो अच्छी बात है, या फिर सारे नहीं तो शुरू के 2-3 और लास्ट के 2-3 याद कर लो, तो आपका एलिमिनेशन से भी आंसर निकल जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ACBD, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का आता है। फिर इक्वल जस्टिस की बात हुई है पुअर्स के लिए, तो पहले मैन एंड वुमेन आई, फिर पुअर आए, फिर उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड आया, और लास्ट में जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट किया पब्लिक सर्विसेज में आर्टिकल 50। सो ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन। आर्टिकल 39A आया जिसमें हमने लीगल एड और पुअर्स की बात की, फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड 44 में, यहाँ पे ये आएगा 13, ठीक है, इक्वल पे फॉर इक्वल पर। 44 में हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का तो आर्टिकल आपको वैसे भी याद होना चाहिए। और ये अब आ जाते हैं 2023 के मार्च शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस पे। तो ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक्ट है जिसने डायरकी सिस्टम को अबॉलिश कर दिया था प्रोविंसेस में, और प्रोविंसेस में डायरकी की जगह, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, डायरकी की जगह प्रोविंशनल ऑटोनॉमी की बात की थी। सो बेसिकली डायरकी क्या होता है, डुअल गवर्नेंस। तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत प्रोविंसेस में डायरकी को खत्म किया गया और प्रोविंशनल ऑटोनॉमी स्टैब्लिश की गई। तो जितने भी एक्ट्स आए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, फिट्स इंडिया एक्ट, वो भी एक बार सबकी मेन रिकमेंडेशन आप पढ़ लेना। और इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने क्या स्टैब्लिश किया, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट स्टैब्लिश किया, पावर को डिवाइड किया बिटवीन सेंट्रल एंड प्रोविंस गवर्नमेंट, ठीक है। और इसने स्टैब्लिश किया बाई कैमरल लेजिस्लेचर एट सेंटर एंड इन प्रोविंसेस। तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर, फेडरल सिस्टम, प्रोविंसेस में डायरकी को खत्म करना, ये सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत आए थे। Now this question is related to सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुडिक्शन से रिलेटेड, जो कि हमारा आता है आर्टिकल 131, सेंटर और स्टेट के रिलेशंस के लिए जो होते हैं। नॉट करेक्ट पूछा है। ओरिजिनल के अलावा एडवाइजरी जुडिक्शन होता है, पीरियड जुडिक्शन होता है। एडवाइजरी हमारा आर्टिकल 143 का पार्ट है ना। तो वैसे इसमें बताना है ओरिजिनल जुडिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट का, इसमें क्या लेना देना नहीं है। अ डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सेंटर और एक या एक से ज़्यादा स्टेट के बीच में अगर कोई लड़ाई हो रही है, तो क्या वो ओरिजिनल जुडिक्शन का पार्ट होगी सुप्रीम कोर्ट के? तो यस, ओरिजिनल जुडिक्शन का मतलब होता है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव पावर्स हैं, मतलब वो केस सुप्रीम कोर्ट के अलावा और कोई कोर्ट नहीं देख सकता। तो अगर सेंटर और स्टेट की लड़ाई जब होती है तो सुप्रीम कोर्ट के अलावा आप और किसी कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का एक्सक्लूसिव है, ओरिजिनल जुडिक्शन का पार्ट है। अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट में लड़ाई हो रही है तब भी क्या सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल जुडिक्शन एक्सरसाइज कर सकता है? तो यस। फिर जो आर्टिकल 32 है उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट इन फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कर सकता है? तो सही है, ऑब्वियसली रिट इशू कर सकते हैं। देन क्वेश्चन करिए ऑप्शन 4, सुप्रीम कोर्ट जो है उसका जो ओरिजिनल जुडिक्शन है वो सारे कोर्ट्स पे है और सारे ट्रिब्यूनल्स पे भी है। तो ये गलत है, सारे कोर्ट और सारे ट्रिब्यूनल सुप्रीम कोर्ट के जुडिक्शन का पार्ट थोड़ी है। सिर्फ सेंटर और स्टेट रिलेशंस जो आएंगे या स्टेट के जितने आपस में डिस्प्यूट्स होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुडिक्शन का पार्ट होंगे। तो 4th ऑप्शन गलत, और हमसे नॉट करेक्ट पूछा था, तो नॉट करेक्ट हमारा 4th है, तो हमारा 4th विल बी द राइट आंसर, ठीक है। और ये आपका रहा एक्सप्लेनेशन। तो देखो ओरिजिनल जुडिक्शन का यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि किस किस केस में, जैसे फंडामेंटल राइट्स के केस में यूनियन और स्टेट फाइट कर रहे हो, या स्टेट का आपस में कोई
झगड़ा हो रहा हो तो वो। और अपीलेट जुडिक्शन भी इसमें लिखा हुआ है। अपीलेट जुडिक्शन मतलब क्या, कोई सिविल या क्रिमिनल केसेस किसी लोअर कोर्ट के पास या ट्रिब्यूनल के पास आते हैं तो उनका जो केस है वो ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, और जो वो अपील फाइल कर सकते हैं। और इस अपील के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास ही पावर है कि वो उन अपील्स को सुन सकता है, कोई सिविल केसेस में भी, क्रिमिनल केसेस में भी, जो केसेस लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल्स में चल रहे हैं वो। और एडवाइजरी जुडिक्शन भी सुप्रीम कोर्ट के पास है ऑन क्वेश्चंस ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिटी रिफर टू इट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहे सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है किसी भी मैटर पे, लॉ से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था कि किस केस में जो प्रेसिडेंट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एड एंड एडवाइस लेता है। पिछले साल का क्वेश्चन है, मतलब जो अभी हमने आज की वीडियो में पढ़ा तो वो था आर्टिकल 74। किसने ये आग्रह किया था कि जो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी केसेस होते हैं ना, उसकी प्रोसीडिंग्स होती हैं उसको लाइव स्ट्रीम करना चाहिए। ये जो बाकी पब्लिक है वो भी सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को लाइव देख सके। आज के टाइम पे हम देख भी सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाओ, वो जो भी उनके अंदर केसेस लड़े जा रहे हो आप लाइव देख सकते हो। तो ये जो सुझाव था, ये जो जजमेंट थी, इससे रिलेटेड कौन सा नाम आपको बताना है, तो वो है इंदिरा जयसिंह। जैसे इंदिरा वाले लोग ना लोगों की नाक में दम कर देते हैं, मतलब एक ऐसा, देखो कितना अच्छा सुझाव है लाइव स्ट्रीमिंग का। तो इंदिरा गांधी याद रखो उसको, तो इंदिरा जयसिंह भी याद रखो कि इंदिरा जयसिंह ने भी कितना बढ़िया जजमेंट में अपना भागीदारिता दिया है। ये इंदिरा जयसिंह कौन है, तो ये लॉयर हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने इंडियन जुडिशरी में काफ़ी साल काम किया और इसको सपोर्ट किया कि लाइव स्ट्रीमिंग होना चाहिए। तो सीनियर एडवोकेट है इंदिरा जयसिंह। और इन्होंने ये एक बेनिफिट बताया कि लाइव स्ट्रीमिंग से एक बेनिफिट होगा कि मिस रिपोर्टिंग नहीं होगी, एरर्स नहीं होंगे, सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुंचेगी। सेकंड हैंड मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ और जजमेंट आया, उसमें क्या क्या हुआ और मीडिया ने कुछ और बता दिया, तो सेकंड हैंड होकर जो डिस्टॉर्टेड इन्फॉर्मेशन है वो नहीं आएगी, सीधा डायरेक्ट आप टेलीकास्ट देख सकते हो। अब आपको बताना है फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड एंड शेप्ड थ्रू। इनमें से ऐसी कौन सी डेट आपको लग रही है जो सबसे इंपॉर्टेंट रही होगी हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारे भारतीय संविधान की, जिसमें फिलॉसफी लिखी हो, दर्शन लिखा हो, ठीक है, कौन सी डेट ये होगी? तो क्या कोई रेजोल्यूशन पास हुआ था, या कोई पहली मीटिंग में फिलॉसफी आई थी, या 31 अक्टूबर को आई थी, या सेकंड रीडिंग जब हुई थी, या सेकंड मीटिंग जब हुई थी, रीडिंग लिखा है यहाँ पे, तब। तो आपको पता है ये क्वेश्चन सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से है, जो किसने पास किया था? नेहरू ने। तो आपको अगर नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन सी तारीख को पास किया वो आपको पता है, तो आप इसका आंसर आराम से निकाल सकते हो। अब जिसको पता है उसने अपने दिमाग में आंसर सोच भी लिया होगा आई गेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो तो है 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ था बाय जवाहरलाल नेहरू, जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी को डिसाइड किया। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात चल ही रही है तो हम इसके बारे में भी थोड़े से प्रिंसिपल्स पढ़ लेते हैं कि ये क्या था। पहला, इसने बोला कि इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट, सॉवरेन और रिपब्लिक होगा। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगा। सारे सिटीजन्स को, सारे नागरिक को जस्टिस, इक्वालिटी और फ्रीडम मिलेगा। और यही आगे चल के हमारा प्रियम्बल में भी बहुत बड़ा रोल निभाया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने। सारे माइनॉरिटीज़ को, ट्राइब्स को, डिप्रेस्ड क्लासेस को हम सेफ गार्ड करेंगे। मतलब देखो इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में नेहरू ने बोली थी। Then it will work for the world peace and welfare of all mankind। ये वर्ल्ड पीस के लिए काम करेगा, वेलफेयर के लिए काम करेगा। और जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था वो साइन किया गया 13 दिसंबर 1946 और अडॉप्ट किया गया 22 जनवरी 1947। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दो डेट्स हैं, आपको दोनों याद रखनी है। साइन कब हुआ, तो अगर पूछा जाए कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को उसकी फिलॉसफी कब मिली थी, तो 22 जनवरी को मिली थी, क्योंकि 13 दिसंबर को तो ये साइन हुआ था ना, लेकिन जब अडॉप्ट हुआ उसी के बाद तो ये फिलॉसफी बना। तो ये आ जाएगी आपकी दोनों डेट्स, 13 दिसंबर 22 जनवरी। अब ये क्वेश्चन है आपका यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट से बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। तो स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट्स हैं, यस। यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स है। 97 सब्जेक्ट्स पहले हुआ करते थे, अब 100 सब्जेक्ट्स है, तो ये स्टेटमेंट गलत। कॉन्करेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स है और ओरिजिनल जो कॉन्करेंट लिस्ट थी उसमें 47 सब्जेक्ट्स थे, तो ये सही है। 47 थे, अब 52 हो गए हैं, पहले 97 थे, अब 100 हो गए हैं, तो ये गलत था इसलिए। और अगर यहाँ पे ओरिजिनल वर्ड लिखा होता तब सही होता है कि ओरिजिनल में 97 थे, लेकिन यहाँ पे तो ओरिजिनल लिखा ही नहीं है। और स्टेट लिस्ट में पहले 66 थे, अब 61 हो गए। आपको पता है कि 5 सब्जेक्ट जो थे कॉन्करेंट लिस्ट में चले गए थे 42nd अमेंडमेंट के तहत, जैसे एजुकेशन, वेट्स एंड मेजर, और बाकी आपको उसमें कमेंट सेक्शन में बताना है। इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
ठीक है, और ये आपका मल्टीपल ऑप्शंस वाला क्वेश्चन है जिसमें आपके पास ABC BCD ACD ABCD ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब आप सोचो आंसर। पहला कि हर प्रिंसली स्टेट को जो सीट्स अलॉट होती है वो उनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अलॉट होती है, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा सीट, कम पॉपुलेशन कम सीट्स, तो ये सही आंसर है, सही ऑप्शन है। देन सीट्स अलॉटेड टू ईच ब्रिटिश प्रोविंसेस वर डिवाइडेड इनटू मुस्लिम्स, सिख्स एंड अदर जनरल पॉपुलेशन। तो जो ब्रिटिश प्रोविंस में सीट्स को मुस्लिम, सिख और जनरल पॉपुलेशन के बेसिस पे डिवाइड किया गया था, तो सही। देन सीट्स अलॉटेड टू अदर कम्युनिटी, जो दूसरी कम्युनिटीज को सीट्स अलॉट की गई थी वर टू बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ दैट कम्युनिटी इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो मुस्लिम, सिख और दूसरी जनरल पॉपुलेशन को छोड़ के जो बाकी सीट्स हैं वो उसको कौन इलेक्ट करेगा, उनके मेंबर्स कौन इलेक्ट करेगा उस सीट्स के लिए, वो करेगी प्रोविंस की मतलब स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली। Then in the above process proportional representation by means of single transferable vote system was allowed। तो PR सिस्टम विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम यूज होता था इन सबके सीट्स एलोकेशन के लिए या इलेक्शंस के लिए, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के केस में ये भी सही। तो हमारा राइट आंसर होगा ABCD। अब आपको बताना है जीएसटी काउंसिल का कौन कौन से लोग जीएसटी काउंसिल का पार्ट होते हैं। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं होता, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस, तो ये भी सही। एक तो यूनियन मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, एक यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो गया, मतलब एक यूनियन का हो गया, एक सेंटर का हो गया, एक स्टेट का हो गया। देन डी द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई मिनिस्टर इन चार्ज अपॉइंट किया है तो फाइनेंस और टैक्सेशन पर्पस के लिए, तो वो भी जीएसटी काउंसिल का मेंबर होगा, तो ये भी सही। और फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये आपका चूज द करेक्ट आंसर यहाँ पे आ गया, नेक्स्ट ऑप्शन था यहाँ पे आना है, तो ये ऑप्शन है फाइनेंस सेक्रेटरी। तो क्या फाइनेंस सेक्रेटरी भी जीएसटी काउंसिल का पार्ट होते हैं? बहुत लोगों को लगेगा होते हैं पर वो नहीं होते, तो इसका करेक्ट आंसर होगा A, C और D। देखते हैं थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर, मिनिस्टर इन चार्ज। ठीक है, सो ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि जीएसटी काउंसिल के कौन से 3 मेंबर्स होते हैं और इसको अच्छे से याद कर लेना। देन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, कानून के सामने सब इक्वल है लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इक्वल नहीं है। क्यों भाई, क्यों इक्वल नहीं है? वो भी तो इक्वल है, तो ये तो गलत ऑप्शन हो गया, तो गलत स्टेटमेंट हो गई मतलब। देन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉय स्पेशल प्रिविलेजेस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली इसको स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते हैं, पर ये भी इक्वालिटी बिफोर लॉ है। अगर ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी कानून के खिलाफ जाता है तो जैसे कॉमन सिटीजन को ट्रीट किया जाता है वैसे प्रेसिडेंट को भी ट्रीट किया जाएगा। तो स्टेटमेंट 2 इज correct, statement 1 is incorrect, option number D will be the right answer, that is option number 4। so ये रहा आपका और ये आपका explanation। तो अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ स्टेट्स जो होते हैं उनके पास कौन कौन सी इम्यूनिटीज़ होती हैं आर्टिकल 361 के तहत, वो पढ़ लेते हैं। इससे ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके लिए ऐड की है, जो प्रेसिडेंट और गवर्नर है वो आंसरेबल नहीं होते, कि मतलब उनकी कोई जवाबदेही नहीं होती किसी भी कोर्ट के प्रति टू द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द ऑफिस। अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर कोई डिसीजन लेते हैं अपनी पावर और ड्यूटीज़ का इस्तेमाल करते हैं, और अगर वो पावर और ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर हो रही हैं, तो कोर्ट को वो आंसरेबल नहीं है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो हो सकता है कि इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू हो, लेकिन वैसे ये आंसरेबल नहीं है। तो पहली इम्यूनिटी इन्हें ये मिलती है प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों। कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जा सकती अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और गवर्नर इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, जब तक वो टेन्योर है उनका। ठीक है, जब तक वो अपने टेन्योर के अंदर है अपने, तब तक उन पर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जा सकती। अगर आपको चलानी है तो प्रेसिडेंट को इस्तीफा देना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा उस पोस्ट से, या गवर्नर को निकालना पड़ेगा। ठीक है, गवर्नर या प्रेसिडेंट दोनों में से किसी का भी ऊपर अगर आपको क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलानी है तो पहले उस पोस्ट को उन दोनों को रिजाइन करना पड़ेगा, या उस पर इम्पीचमेंट लगेगा, उसको हटाना पड़ेगा, तब क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलेंगी। और इवन सिविल प्रोसीडिंग्स भी नहीं चलाई जा सकती अगर उसने कोई एक्ट पर्सनल कैपेसिटी में किया है प्रेसिडेंट या गवर्नर ने, तो सिविल भी नहीं, क्रिमिनल भी नहीं, और कोर्ट को आंसरेबल भी नहीं। देन मंडल कमीशन रिपोर्ट जो थी वो एक स्कीम थी फॉर अफर्मेटिव एक्शन फॉर सोशली अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अफर्मेटिव एक्शन आई होप आप सबको पता ही है कि जो अनइक्वल है उनको अनइक्वली ट्रीट करना और इक्वल्स को इक्वली ट्रीट करना। तो मंडल कमीशन अफर्मेटिव एक्शन से रिलेटेड थी क्या? तो यस, ओबीसी की बात करती है। देन मंडल कमीशन रिपोर्ट जो है वो अपनी रिपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करती है 1979 में। तो ये गलत, यहाँ मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1980 में सबमिट की थी, 79 में नहीं।
ऑल्दो जो मंडल कमीशन थी वो अपॉइंट 1979 में हुई थी, तो इस डेट को इसलिए जानबूझ के वहाँ लिखा गया कि जनता गवर्नमेंट ने मंडल कमीशन को अपॉइंट 79 में किया और एक साल बाद उसने रिपोर्ट सबमिट की। इंडियाज फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म इज बेस्ट सीन एज द ओरिजिनल रेदर देन अ डेरिवेटिव और डिमिनिश्ड फॉर्म। तो इंडिया का जो फेडरलिज्म है ना वो अपने आप में ओरिजिनल है, ऐसा नहीं बोल सकते कि हमने कनाडा से लिया है या कहीं से डिराइव किया है, नहीं, हमने फेडरलिज्म में भी अपना टच दिया है, ठीक है, पूरा सेम कॉपी पेस्ट नहीं किया है, तो ये बात सही है। देन इंडिया has defined its own constitutional practice of federalism rather than following earlier blueprint। तो इंडिया ने अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस बताई है फेडरलिज्म की कि हम कैसे फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में के अकॉर्डिंग, ना कि कहीं जो पुराना ब्लूप्रिंट था वो नहीं लिया उन्होंने, तो ये भी सही। अर्लियर ब्लूप्रिंट यहाँ पे मतलब कनाडा से लिया हुआ ब्लूप्रिंट नहीं था। जैसे ये आपके यहाँ पे लिखा भी हुआ एक्सप्लेनेशन में कि ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है डिवोल्यूशन का, इसमें फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन भी है, ऑटोनॉमस जुडिशरी भी है, और अगर जो ब्लूप्रिंट वाला देखें तो ये फ्लेक्सिबल है, अडेप्टेबल सिस्टम है फेडरलिज्म का, इवॉल्व हुआ है ओवर टाइम, तो ऐसे नहीं है कि फिक्स्ड है, तो फ्लेक्सिबल भी है। तो ये सारी चेंजेस हैं, तो इंडिया का जो फेडरलिज्म है हम बोल सकते हैं कि वो ओरिजिनल है खुद में, हमने कहीं से मतलब एकदम कॉपी पेस्ट नहीं किया है, डिराइव नहीं किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। एक तरफ आपके पास कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं स्पेशली आपके बजट से रिलेटेड हैं, और दूसरी तरफ उसके सामने उनका एक्सप्लेनेशन है, तो उसको आपको मैच करना है। ये आपके सामने 3-4 ऑप्शन आपको देख लो, ये रहे, ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 3 ऑप्शन में से आपके पास आंसर आपको मिल जाएगा वैसे। सो लेट्स सी, आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा, वीडियो पॉज कर ली होगी। तो एप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है? एप्रोप्रिएशन बिल में 3 तरीके की एक्सपेंडिचर की बात होती है, तो इसके ए का होगा 1। कौन कौन से 3 एक्सपेंडिचर होते हैं? एक तो चार्ज एक्सपेंडिचर, एक वोटेड एक्सपेंडिचर, एक चार्ज एक्सपेंडिचर होता है, और एक होता है एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक अकाउंट, एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक अकाउंट। तो ये 3 एक्सपेंडिचर की बात होती है। तो मैं आपको इसी क्वेश्चन में कम से कम 1 2 3 4 5 6 टर्म्स बता दूंगी विद एक्सप्लेनेशन। तो एप्रोप्रिएशन बिल पता चला जिसमें अलग अलग तरीके के 3 एक्सपेंडिचर होते हैं, वो एप्रोप्रिएशन बिल होता है, ठीक है, जो आगे चल के फिर बिल क्या बनता है, आगे चल के एक्ट बनता है। वोट ऑफ क्रेडिट क्या होता है? देखो, वोट ऑफ क्रेडिट पे क्रेडिट वर्ड आ रहा है, क्रेडिट मतलब होता है उधार। तो उधार आप कब लेते हो? जब आपके पास इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है, अर्जेंट नीड होती है पैसों की, तो आपको किसी ना किसी से उधार लेना पड़ता है। तो यहाँ पे आपके सामने अर्जेंट वर्ड आ रहा है, अर्जेंट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, ठीक है, जब एग्जीक्यूटिव्स को फाइनेंशियल ग्रांट्स दी जाती है कि उनकी कोई इमरजेंसी नीड्स आ गई, अर्जेंट नीड्स आ गई, उसको पूरा करने के लिए जब दी जाती है तो उसे वोट ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। तो नाम में इसका मीनिंग आपको समझ आ जाएगा। अब आ जाते हैं वोटेड एक्सपेंडिचर और चार्ज एक्सपेंडिचर पे। तो ये आमने सामने है, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। मैंने आंसर बता दिया, अब एक्सप्लेनेशन सुन लो। चार्ज एक्सपेंडिचर, नॉन वोटेबल एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड, मतलब ऐसा खर्चा जो संचित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है और उस पर वोट करने की जरूरत नहीं होती, और ऐसा खर्चा जिसपे वोट करने की जरूरत होती है, जो उस खर्चे को निकालने से पहले वोट देना, वोट सबकी वोटिंग होती है, उसको बोलते हैं वोटेड एक्सपेंडिचर, सिंपल। तो चार्ज एक्सपेंडिचर जैसे कि प्रेसिडेंट की सैलरी, कैग की सैलरी, जजेस की सैलरी, अब इसके लिए जब इनको सैलरी देनी है इन सब चीज़ों को, तो इसके ऊपर क्या वोट होगा? इसमें तो वोट की कोई गुंजाइश ही नहीं है, ये तो होना ही होना है। तो इसमें जो खर्चा कंसोलिडेटेड फंड से होता है उस पर वोट नहीं होता, उसको चार्ज एक्सपेंडिचर बोलते हैं कि ये खर्चा तो होना है, इस पर क्या वोट करने की जरूरत। लेकिन कुछ ऐसे खर्चे भी होते हैं जिसपे वोट करना पड़ता है, कि जैसे बजट जब बनता है तो किस डिपार्टमेंट को कितने कितने करोड़ का बजट मिलेगा वो डिसाइड होता है, तो वो वोट के आधार पर होता है, तो वोटेड एक्सपेंडिचर उसको बोलते हैं। और फिर ये बजट जो भी खर्चा होता है ये मेजॉरिटी से पार्लियामेंट इसको अप्रूव करती है। अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक अकाउंट, ठीक है। तो इसको इसमें जो जैसे आप, एक होता है ना बैंक, और बैंक से आप लोन लेते हो, ठीक है। अब जो बैंक के पास पैसा है वो किसका पैसा है? पब्लिक का ही पैसा है, और वो उसी पब्लिक के पैसे से वो आगे आपको लोन देता है, फिर आपके इंटरेस्ट से कमाता है और वो पब्लिक को देता है। ये पूरा बैंकिंग सिस्टम आपने 11th-12th में कभी ना कभी पढ़ा होगा, या 9th-10th में भी, 10th में पढ़ा होगा, 11th-12th में जिसके पास इकोनॉमिक्स होगी उसने भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है। तो वैसे ही गवर्नमेंट भी जो है बैंकर की तरह काम करती है एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक अकाउंट में। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ये पैसा नहीं लेती, तो जब जो खर्चा पब्लिक अकाउंट से हो रहा है तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं होगा, ठीक है। तो वोटेड एक्सपेंडिचर हो या चार्ज एक्सपेंडिचर हो, उसका पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लिया जाता है। लेकिन ऐसा खर्चा जो पब्लिक अकाउंट यानी कि पब्लिक के पैसे का इस्तेमाल कर रही है गवर्नमेंट, क्या एक्ट करती है? बैंकर की तरह एक्ट करती है गवर्नमेंट। और जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया, स्मॉल सेविंग्स हो गई, जो भी उन्हें खर्चा निकालना है वो पब्लिक अकाउंट से, यानी कि जो हमने टैक्स वैक्स भरे उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, वो हमारी आती है एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक अकाउंट। फिर उसके बाद
फोर्थ ऑप्शन लास्ट है हमारा, एक सेकंड में इसको रब कर दूं। सो वोट ऑन अकाउंट मतलब जो एडवांस में आपको ग्रांट्स मिल जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो एडवांस में ग्रांट्स मिल जाती है अपना सरकार चलाने के लिए, उसको हम बोलते हैं वोट ऑन अकाउंट। अब एडवांस की बात क्यों यहाँ पे हो रही है कि मतलब मान लो जब तक बजट पास नहीं हुआ है, बजट अभी पास नहीं हुआ, तो जब तक बजट पास नहीं होगा आपको आपका दिनचर्या का खर्चा वगैरह नहीं मिलेगा। तो बजट पास होने से पहले पहले जो आपको एडवांस में कुछ अगर ग्रांट्स चाहिए कि जब तक बजट पास हो रहा है हमें पैसों की नीड है, तो उसको हम वोट ऑन अकाउंट में डालते हैं। ठीक है, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हम फंड्स को विड्रॉ कर सकते हैं बजट के पास होने से पहले पहले। आर्टिकल 116 में ये बात हो रखी है। ठीक है, तो आपके पास ये मैकेनिज्म होता है जिसको हम बोलते हैं वोट ऑन अकाउंट। स्पेशली जब प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के पास बजट चला गया साइन होने के लिए, प्रेसिडेंट के को भी ऐसे तो है नहीं कि वो वेला बैठे हैं या बैठी हैं मुर्गू जी तो आपको साइन करके दे देंगे। अभी कुछ टाइम लगता है, 1 महीना 2 महीना, जितना भी वो टाइम लेना चाहे पूरा सब कुछ देख दाख के। तो तब तक जो अगर आप वो जो टाइम होता है ना बजट पास होने से पहले का, उसमें ये वोटर अकाउंट होता है। और इसमें से भी कुछ आप 1/6 हिस्सा ले सकते हो, जहाँ तक मुझे याद है 1/6 ही होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रियम्बल। आपने कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में प्रियम्बल नहीं पढ़ा होगा, स्पेशली अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ 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 डू स्टडी प्रियम्बल। ठीक है, वहाँ जो हमारे अगर आप चलिए क्वेश्चन नहीं भी आता, आपके पेपर का भी पार्ट नहीं है, तब भी आपको एटलीस्ट एक बारी प्रियम्बल पढ़ा होना चाहिए। एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पे बना हुआ होता था जब हम स्कूल में भी होते थे। तो इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी, ये जो कुछ की टर्म्स हमारे प्रियम्बल में, इसको आपको क्रोनोलॉजी में लगाना है कि प्रियम्बल में पहले क्या लिखा है, फिर क्या लिखा है और फिर क्या लिखा है। तो आपको पता है जस्टिस, फिर लिबर्टी, फिर इक्वालिटी और फिर फ्रेटर्निटी, JLEB, ये F है। ठीक है, सो ये आपका हो गया करेक्ट ऑर्डर, CBAD, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। पूरा प्रियम्बल आप पढ़ लेना। अब हमने अभी तक किए 2023 मार्च के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के क्वेश्चन। अब 2023 के जून के क्वेश्चंस भी बचे हैं और फिर 2023 के दिसंबर के क्वेश्चंस भी हैं इसी में। ठीक है, फिर 2024 के और 2025। ठीक है, ये जो 4 पेपर हमारे बच्चे जो पॉलिटी के क्वेश्चंस आए हैं, ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल्दो 1.5 घंटा हो गया है, तो 1.5 घंटे में हमने ये सारे कवर कर लिए। एक और 1 घंटे की वीडियो होगी, उसके में हम पार्ट 3 में इसको कवर कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी ट्रिक और कहानी या कोई भी क्वेश्चन अच्छा लगा हो, जिसमें आपको अच्छे से समझ आया हो, न्यू इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।